क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक होमवर्क था ना। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था कि ऑन 14th May 2027 राजेश रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). सी 142(1) बोला मतलब तीन में से कुछ भी एक चीज हो सकती है, या तो उसको रिटर्न भरने बोला होगा, या अकाउंट्स प्रोड्यूस करने बोला होगा, या इंफॉर्मेशन सबमिट करने बोला होगा। लेकिन इसको क्या बोला था? टू फाइल इज रिटर्न, राय नोटिस का आर फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, और बोला था कि 25 जून तक तू भाई रिटर्न भर दे कैसे भी करके। 25 जून 2027। ओके, ऐसे 25-26 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? नॉर्मली कुछ नहीं बोला, जुलाई पकड़ना चाहिए, तो 31 जुलाई 26 इज द ड्यू डेट। ओके, अज्यूमिंग जुलाई। और लेट में लेट भरना है तो 31 दिसंबर 26, तो तब तक तो रिटर्न भरा ही नहीं उसने, तब जाके उसको नोटिस आई है, और नोटिस भी क्या बोल रहा है उसको 2027 में रिटर्न भरना है। मतलब पता है उसको ये अपना AY के बाद जो 12 महीना में ड्रॉ करता हूँ ना, वो वाले पीरियड में रिटर्न भरने का बोला गया है। अपने खुद से भरते तो कब भरते हैं? AY में या जुलाई या दिसंबर तक लेट में लेट। ओके, लेकिन इसको खुद से तो नहीं भरा, नोटिस आया था, और उसको कब बोला था? 25 जून 27। मतलब कौन सा ईयर हो गया? 27-28। अपना AY तो 26-27 है, उसके भी बाद था। लेकिन बाद में वो असेसी क्या बोल रहा? देखो, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ द AY। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि तू मुझसे अभी 25 जून 2027 को रिटर्न मांग रहा है, ये तो बहुत देर हो गया, क्योंकि लेट में लेट तो 31 दिसंबर ऑफ AY तक ही रिटर्न भरना चाहिए ना। तो आप मुझसे रिटर्न मांग रहे हो, मैं तो नहीं भरूंगा। ये असेसी का कंटेंशन है, तो क्या बोलना चाहिए? इज नॉट करेक्ट। ओके, बिकॉज इफ यू वांट टू वॉलेंटरीली फाइल द रिटर्न, देन यू हैव टू फाइल लेटेस्ट अप टू 31 दिसंबर। सी इधर है ना, कोई लोग ये भी माइंड में लेते हैं कि सर आप ये जो बोल रहे हो ना खुद से भरना है तो दिसंबर तक ही भर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सर आर्टिकलशिप में वो अपडेटेड रिटर्न वगैरह देखते हैं, वो तो कभी भी भरते हैं। सी अपडेटेड रिटर्न एक अलग दुनिया है, उसका तो असेसमेंट भी अलग स्टाइल में अलग टाइमलाइन से होता है, उसको बीच में मिक्स मत करना। बिकॉज अपडेटेड रिटर्न मतलब इतना इजी नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स पेमेंट्स। सो वो चीज बीच में अगर माइंड में आएगी ना, तो उसको अभी इंटरप्ट मत करना, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड, ऑफिस में कुछ ना कुछ काम ऐसा आता है तो तुमको मेरा स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ लगेगा, क्योंकि मैं बार बार क्या बोलता हूँ, अपने खुद से भरते तो दिसंबर तक ही भर सकते लेट में लेट। फिर अपने ऑफिस का कोई सीन याद आता है, नहीं यार हमने तो सुना अपडेटेड रिटर्न तो काफी टाइम तक हम लोग भर सकते हैं। बट सी दैट इज एन एक्सेप्शनल थिंग एंड इट इज नॉट दैट इजी, इट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ह्यूज एडिशनल टैक्सेस। उसको लेके बाय द वे रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी आए, तो वो चीज इन शॉर्ट बीच में आएगी ना माइंड में, उसको मत लाना। ओके, टाइम आने पे उसके ऊपर भी बात होने वाली है। अभी तो क्या बात हो रही थी, वो बोल रहा है कि इज राजेश करेक्ट? नो, ही इज नॉट करेक्ट, because if he wants to voluntarily file, then the deadline is maximum 31 December. But here he is not voluntarily filing, it is required by the assessing officer through a notice under section 142(1). in such case he has to reply to the notice, otherwise what will happen? Penalty under section 272A, rupees 10,000। तुम लोग पता है राय नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट होता है, और ऐसा होता है कि बिगर शो कॉज नोटिस के होता है। ये भी बताया था बेस्ट जजमेंट में कि इफ यू डोंट रिप्लाई टू 142(1 देन यू आर नॉट इवन गिवन अ शो कॉज नोटिस। ओके, और सी इधर एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा भी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैंने बोल ही दिया अभी, और पूछा भी है। पहला कॉन्सिक्वेंस, ही विल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A और रुपीज 10,000 पर डिफॉल्ट। इन एडिशन टू दिस हिज असेसमेंट विल बी डन बाय द AO इन बेस्ट जजमेंट मैनर अंडर सेक्शन 144। तो ये क्वेश्चन 2 था। फिर ये देखो, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इधर मैंने लिखा है। सॉल्यूशन क्या मैंने थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट करके लिखा है तुम लोग को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने के लिए, चार्ट जैसा भी बना दिया इधर। ऐसा तो अपने आईपैड नोट्स में भी था ना कि खुद से भरते तो दिसंबर तक है, डिमांड करते तो दिसंबर के बाद भी चलता है। ओके, और इसको कुछ बेचो ऐसा ही मुझे लिखना पड़े, आंसर रट्टा नहीं मारना है, प्रोविजन रटना है। इसको अपनी स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मैंने बताया था ना आंसर कैसे देना चाहिए। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ उसको 1-2 लाइन में लिख दो कि इस बंदे ने रिटर्न तो भरा नहीं था, फिर उसको नोटिस आ गई और नोटिस में उसे रिटर्न मांगा गया है। शॉर्ट में 1-2 लाइन में लिख दिया। फिर अपने को प्रोविजन लिखना है,
और इधर मेन प्रोविजन क्या है, इफ असेसी वांट्स टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली then it can be filed latest up to 31st December of the AY. However, if it is demanded by the AO by way of notice under section 142(1), then it can be filed as per the demand of the AO. It can be even after 31st December. तो ये प्रोविजन लिखना है, फिर कंक्लूजन देना है. ओके, सो इधर क्या पूछा था बताओ, इज राजेश करेक्ट, तो करेक्ट है कि नहीं लिखना है, बट खाली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, यस नो में नहीं, विद रीजन. फिर कॉन्सिक्वेंस लिखना है. ओके हाँ, फिर ये देखो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा है, तो उसको क्या करना चाहिए, रिटर्न भरना चाहिए. फिर कॉन्सिक्वेंस, उसी क्वेश्चन को समझ के वो हिसाब से आंसर देना है. ये चीज है ना बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन पब्लिक ये भी नहीं करती. बोलो तो इधर प्रिसाइसली है ना 3 चीज पूछी है, करेक्ट इनकरेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंस. उतना पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने आना चाहिए. ओके, और करेक्ट इनकरेक्ट मतलब हाँ या ना में नहीं, विद जस्टिफिकेशन. ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर 3 देखना. इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय फॉलोइंग असेसी फॉर 25-26 यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लास्ट डेट बाय विच इंटीमेशन कैन बी सेंट. मतलब इंटीमेशन लेटेस्ट कब तक भेजना चाहिए वो पूछा है, और क्वेश्चन में से 2 केस दिए. तो क्वेश्चन पे फोकस किया, पूछ क्या रहा है, लास्ट डेट बाय विच इंटीमेशन हैज टू बी सेंट. तो बस उसका पहले प्रोविजन आना चाहिए कि इंटीमेशन कैन बी सेंड लेटेस्ट विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विद रिटर्न इज फाइल्ड. इतना लिख दिया. अब 2 पॉइंट का आंसर लिख दो. पहले में उसने रिटर्न कब भरा था, अपनी नजरें किस पे होनी चाहिए, रिटर्न कब भरा है, तो 9 months का गिनती इज फ्रॉम द रिटर्न फाइलिंग. तो इधर उसने रिटर्न कब भरा था, 13 दिसंबर 2026. उस दिन से 9 महीना नहीं गिनते, उस साल के एंड से. तो ये साल का एंड क्या हो गया, 31 मार्च 2027. इसके बाद 9 महीना ऐड करोगे तो 31 दिसंबर 2027. फिर सेकेंड केस में क्या है, उसने 24 जून 2027 को रिटर्न भरा था. हाँ, खुद से नहीं भरा था, राय नोटिस के रिस्पॉन्स से भरा था, चलेगा ना. अपना जो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर है ना, वो तुम खुद से भरो कि राय नोटिस के रिप्लाई में भरो, हर रिटर्न को प्रोसेस करता है वो. लेकिन इसका रिटर्न कब आया था, 24 दिसंबर 27. तो यहां से अपने को एंड ऑफ द ईयर निकालना है. तो इस साल का एंड क्या होगा, 31 मार्च 28 बिकम्स द एंड ऑफ द ईयर. फिर इससे प्लस 9 months, तो 31 दिसंबर 28. तो 31 दिसंबर 28 इज द लास्ट डेट बाय विच इंटीमेशन कैन बी सेंट. तो ये था. फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखना. ये मैंने ड्राइंग के साथ पूरा पेश किया सॉल्यूशन में, आंसर मैंने डिस्कस कर ही दिया है. हिज डाउट इज अबाउट कि इंटीमेशन ये 12 months की जो डेडलाइन है उसके बियॉन्ड जा सकता है ना. सी 12 months इज फॉर असेसमेंट, फॉर द मेन ठोस असेसमेंट, बट इंटीमेशन तो समरी असेसमेंट में होता है विच इज एज गुड एज नो असेसमेंट. वो तो चले जाएगा, जितना लंबा भी जाना जा सकता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन तुमने रिटर्न कब भरा है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. अर्जुन फाइल्ड इज रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 ऑन 26 जुलाई 2026. टाइम पे भरा है. ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई 26. फिर ऑन 16 सितंबर 26 ही रिसीव्ड इंटीमेशन अंडर 143(1). लो, जुलाई में रिटर्न भरा, सितंबर में तो इंटीमेशन भी आ गया. फिर क्या था, आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन ही वांट्स टू रिवाइज द रिटर्न एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अर्जुन एज टू वेदर ही कैन रिवाइज द रिटर्न विच इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड. रिटर्न जो प्रोसेस हो चुका उसको भी रिवाइज कर सकते हैं. तो रिवाइजिंग का क्वेश्चन पूछा तो रिवाइजिंग का प्रोविजन लिखो. एज पर सेक्शन 139(5) रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड either up to 31st December of the AY or before the completion of the assessment which is earlier. In this case, the assessment is not completed because summary assessment is as good as no assessment. Hence, he can revise up to 31st December. So, even though the return is already processed and he received intimation on 16 September, still he can revise the return because till 31st December we can revise. And 31st December has not yet come. क्योंकि उसे इंटीमेशन कब मिली थी, 16 सितंबर को. तो दिसंबर तक तो रिवाइज कर ही सकता है ना. समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, ये जो मैंने स्टेटमेंट है ना, ये लिख सकते हैं एग्जाम में. ओके, मैंने बोला ना क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर ध्यान दो. क्या पूछा है,
whether he can revise his return which is already processed. तो रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. और एक चीज पूछ रहे, वो प्रोसेस हो चुका है, तो उसका जवाब है मेरे पास, प्रोसेस हो गया तो क्या है, समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट, है ना. तो क्वेश्चन में क्या पूछा वो समझोगे ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फ्रेम द आंसर. ओके, बाद में आंसर यहाँ वो अपनी स्टाइल में भी फ्रेमवर्क चलेगा, बट द टारगेट शुड बी टू रीच एट द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू. ओके, फिर हाँ, क्वेश्चन 5 में ना प्रिंटिंग एरर था. ये एक्चुअली है ना, ये 24-25 गलती से मिस्टेक हो गया था, ये कट, इसकी जगह एक्चुअली इट वाज 25-26. अब पढ़ो, राजन फाइल्ड इज रिटर्न फॉर 25-26 ऑन 5th December 26. His return was processed under section 143(1) and intimation was received on 12 Feb 2027. सो रिटर्न भरा था, इंटीमेशन आ चुका है. फिर ऑन 22 June 27 ही रिसीव नोटिस अंडर 143(2) requiring him to attend the office of AO. Rajan seeks your advice as to whether he should respond to notice under 143(2) as his assessment for 25-26 is already completed under 143(1). मीन्स राजन की थिंकिंग क्या मालूम है कि भाई मेरे को तो इंटीमेशन मिल गया ना, मतलब मेरा तो असेसमेंट हो गया ना, तो मुझे अटेंड दी ऑफिस का चिट्ठी क्यों आ रहा है. तो उसको क्या बोलना चाहिए, भाई तेरा ये जो इंटीमेशन आया ना उसको साइड में रख. इंटीमेशन इज अ साइन ऑफ समरी असेसमेंट एंड समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट. स्क्रूटिनी कैन बी इनिशिएटेड इवन आफ्टर द इंटीमेशन इज रिसीव्ड. ओके, तो अभी तुम लोग सोचो इसको कैसे फ्रेम करे. टारगेट देखो पूछा क्या है, वेदर ही शुड रिस्पॉन्ड टू नोटिस. ओके, तो लिखना है ही शुड रिस्पॉन्ड टू नोटिस इवन दो he has received the intimation under section 143(1) because receiving intimation does not amount to completion of assessment, but 143(2) is a sign of regular assessment for which assessee has to reply. उसको reply करना पड़ेगा. See, आंसर प्रॉपर है और प्रॉपर जस्टिफिकेशन है ना, कैसे भी लिखो मार्क्स मिलता है. जस्ट इधर मेन जस्टिफिकेशन क्या है कि समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट. तो इंटीमेशन आने के बाद भी अगर स्क्रूटिनी आ रही है तो उसको रिप्लाई करो. इतना भी लिख के आएगा वो 3 लाइन में तो भी मार्क्स मिलता है. अभी देखो उसने क्या बोला, अगर रिप्लाई नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट हो जाएगा. ये लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना, बट इधर क्या वेदर ही शुड रिस्पॉन्ड पूछ रहे हैं. और वो क्यों पूछ रहे हैं, उसका 143(1) हो चुका है समरी असेसमेंट, तो उसको तो उस पर आंसर दो ना. अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस जैसा पूछेंगे तो बताओ. क्वेश्चन 6 देखना, जूम लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न फॉर AY 26-27 ऑन 6th July 26. मतलब ड्यू डेट के पहले ही भर दिया है. इसका ड्यू डेट क्या है, लिमिटेड लिखा ना, लिमिटेड मतलब कंपनी लोग का ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर के तो पहले ही भरा है. ऐसे ही डिस्कस करो, बाकी क्वेश्चन में इसका रेलेवेंस है कि नहीं अलग बात है. तो ऐसी बात हो रही है खाली कि कंपनी है मतलब ड्यू डेट अक्टूबर है, तो अक्टूबर के तो पहले ही भरा था. फिर द रिटर्न वॉज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर 143(3) फॉर विथ नोटिस अंडर 143(2) इज सर्व्ड ऑन द कंपनी ऑन 3rd July 27. स्टेट वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन द टाइम. क्वेश्चन क्या पूछा उसको समझ फिर आंसर तैयार कर. तो दुनियादारी मत देखो, पैराग्राफ के अंदर मत घुसो, लास्ट लाइन पे फोकस करो. क्या पूछा है, वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन द टाइम. कौन सी नोटिस की बात कर रहे हैं, 143(2). इसका प्रोविजन क्या है, तो अपने भी कैसे प्रोविजन याद किए, तो एग्जाम में प्रोविजन लिखो पहले कि नोटिस अंडर 143(2) शुड बी सर्व्ड ऑन द असेसी और इट शुड बी रिसीव्ड बाय द असेसी. कुछ भी लिखो चलेगा, या तो लिखो इट शुड बी सर्व्ड ऑन द असेसी और इट शुड बी रिसीव्ड बाय द असेसी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड. In this case, the assessee has filed a return on 6th of July 26. Hence, he should be served notice under 143(2) latest up to बताओ कब तक भेजना चाहिए,
3 महीना कैसे गिने, एंड ऑफ द ईयर से ना, तो पहले इसका एंड ऑफ द ईयर क्या है, इसका एंड ऑफ द ईयर बना 31 मार्च 2027, और 3 महीने जोड़ दो तो 30 जून 2027 तक रिसीव होना चाहिए नोटिस, और उसको मिला है 3 जुलाई को, विच इज आफ्टर 30 जून, सो नोटिस इज नॉट सर्व्ड विद इन द टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ग्राइंड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ बेवरेजेस फॉर PY 25-26 इट फेल्ड टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, मतलब उसने खुद से रिटर्न भरा ही नहीं। फिर आफ्टर द एंड ऑफ AY दैट इज ऑन 17 May 27 द असेसिंग ऑफिसर सर्व्ड अ नोटिस अंडर 143(2) and completed the assessment by passing order on 14 July 27. Discuss whether the action of AO is valid or not. एक्शन ऑफ AO मतलब AO ने क्या एक्शन लिया, उसने नोटिस सर्व किया और ऑर्डर पास किया, और मतलब यानी कि उसने रेगुलर असेसमेंट किया, तो क्या ये उसका एक्शन सही है, गलत है? क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न ही नहीं भरा था, और रिटर्न नहीं भरा हुआ होता है ना, तो रेगुलर असेसमेंट इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ये देखो उसने रिटर्न भरा ही नहीं था, ये देख, रेगुलर असेसमेंट में रिटर्न इज मस्ट। रेगुलर का मतलब ही क्या होता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक, सही तरीके से होना, और चीजें सही तरीके से हो रही है तो रिटर्न तो चाहिए। जबकि असेसिंग ऑफिसर रिटर्न को भाव भी नहीं देगा, तो उससे उगलवा के सच्चाई निकलवाएगा, रिटर्न को साइड में रख देगा, लेकिन रिटर्न चाहिए। ये बात हुई थी अपनी, तो वही नॉलेज टेस्ट हुआ इधर। तो सी इधर क्या, कितने लोग पता है किधर उलझ जाते हैं, एक्शन बराबर है, उन लोग टाइम लिमिट चेक करते हैं, क्या उसने 143(2) कब भेजा था, 17 में, ठीक ठाक लग रहा है। ऑर्डर कब पास किया था, 14 जुलाई, सब ठीक ठाक लग रहा है। मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें लोग घुस जाते हैं, हाँ सब ठीक तो लग रहा है, ठीक ही तो है। अरे क्या ठीक है, जिस बंदे ने रिटर्न ही नहीं फाइल किया है उसके साथ रेगुलर असेसमेंट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एज एन AO उसको क्या करना चाहिए, उसके 2 ऑप्शन है, रिटर्न नहीं आया था ना तो मांग लो। कैसे मांगते, बाय इशूइंग नोटिस अंडर 142(1), राय नोटिस भेज के मांगो, और वो भी मांगना AO का कोई ड्यूटी नहीं है। AO बोल सकता क्यों मांगू, मैं नहीं मांगने का, मैं सीधा बेस्ट जजमेंट चालू कर दूंगा, शो कॉज नोटिस दे दो, क्योंकि ये बेस्ट जजमेंट इज बिकॉज ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, है ना। सो इन शॉर्ट AO के पास 2 चॉइस था, रिटर्न नहीं भरा था ना तो रिटर्न मांग लो बाय सेंडिंग राय नोटिस, फिर उसका रिटर्न आ जावे ना, फिर भले ही तू रेगुलर असेसमेंट कर, फिर मना ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न आ गया ना, रिटर्न इज मस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू हेल्प विद आस्किंग हिम टू फाइल द रिटर्न जस्ट बिकॉज ही हैज नॉट द फाइल द रिटर्न वॉलेंट्रीली, यू हैव गॉट राइट टू डू बेस्ट जजमेंट। क्यों बेस्ट जजमेंट में बना, ये पॉइंट था, ये अपने इसके बेसिस पे भी बेस्ट जजमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, तूने रिटर्न नहीं भरा वॉलेंट्रीली, शो कॉज नोटिस दे दो, उसके बाद बेस्ट जजमेंट कर दो, ये करना चाहिए था, लेकिन ये तो सीधा ही रेगुलर असेसमेंट की गाड़ी चालू कर दिया। तो सी इधर एक्शन ऑफ AO वैलिड है कि नहीं ये पूछा है, तो आंसर कैसे बनना चाहिए, वैलिड तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बताना चाहिए। तो क्यों में सी शॉर्ट में इतना भी लिखो ना, सी इन दिस केस AO हैज डन रेगुलर असेसमेंट, बट फॉर डूइंग द रेगुलर असेसमेंट रिटर्न इज मस्ट, and since in the given case assessee did not file the return, so doing regular assessment is not a valid action. फिर बाद में एक्स्ट्रा लिख दो, इतना भी लिखा था एक्चुअली मार्क्स मिल गया, क्योंकि यही पूछा उसका एक्शन सही है कि नहीं। बाद में एक्स्ट्रा लिख दो कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन AO शुड हैव अडॉप्टेड, वो एक्स्ट्रा में लिख दो, ही कुड हैव सेंड अ राय नोटिस, राय एग्जाम में मत लिखना, ये अपना कीवर्ड है, नोटिस अंडर 142(1) और ही कुड हैव डन बेस्ट जजमेंट। सी ये भी मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जबकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है, उसने सही किया है नहीं किया, क्यों नहीं, क्यों रिटर्न के बगैर रेगुलर असेसमेंट नहीं हो सकता, इतना भी लिखा मार्क्स मिल जाएगा। मैंने थोड़ा एलाबोरेटिव रखा है ताकि क्या बच्चों को थोड़ा नॉलेज भी मिले ना, इससे देखो AO को क्या करना चाहिए था लिखा है, या तो उससे रिटर्न मांग लेता या फिर बेस्ट जजमेंट कर दो। देन लास्ट क्वेश्चन, बिग बैंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, it filed its return for previous year 25-26 on 17th October 26। ये भी कंपनी है ना, तो ड्यू डेट क्या होता है 31 अक्टूबर, और उसके पहले ही रिटर्न भर दिया है। फिर अ नोटिस अंडर 142(1) was issued on 26 नवंबर 2026
रिक्वायरिंग द असेसी टू फर्निश सर्टन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मतलब राय का आय. राय में भी 3 तरह की नोटिस है. फिर क्या लिखा, हाउएवर द असेसी फेल टू रिप्लाई. रिप्लाई नहीं किया. फिर ऑन 4th May 27 द एओ पास्ट एन ऑर्डर अंडर 144 कंप्यूटिंग द इनकम एज पर इज बेस्ट जजमेंट. असेसी कंटेंट्स मतलब आर्ग्यू कर रहा है. दैट ऑर्डर पास बाय एओ इज नॉट टेनेबल इन लॉ. टेनेबल का मतलब उसको तुम कानून में होल्ड नहीं कर सकते हो, उसको सही नहीं मान सकते. नॉट टेनेबल मीन्स नॉट प्रॉपर, यू कैन नॉट होल्ड इट इन लॉ. ये किसका दावा था? असेसी का, कि जो एओ ने ऑर्डर पास किया वो सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि एओ फेल टू इशू अ शो कॉज नोटिस. मतलब ये असेसी का आर्ग्यूमेंट है. फिर क्या पूछा है, डिस्कस वेदर द कंटेंशन ऑफ असेसी मीन्स वेदर द आर्ग्यूमेंट ऑफ असेसी वैलिड. वैलिड नहीं है. इसमें लिखना सी इन जनरल फॉर डूइंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अ शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड. However, if best judgment assessment is done due to assessor's failure to reply to notice under 142(1), then show cause notice is not required. And in the given case, assessor had failed to reply to notice under 142(1), hence show cause notice is not required. So accordingly, the action of AO is right, and the contention of assessor is wrong. See, मैं कैसे फटफट बोल क्यों, मुझे पता है क्या चीज पे टारगेट करना है. ओके, सो अपने को क्वेश्चन देख के उसको जस्टिफाइंग आंसर देना है बस. सी, किसी का डाउट है कितने मार्क्स का आता है, सो इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स ऑल्सो, समटाइम्स ऑफ 6 मार्क्स ऑल्सो. बट सी, मैं बताऊं, ये इनिशियल क्वेश्चन है ना, आ सकते हैं, बट एक्चुअल एग्जाम का थोड़ा एडवांस लेवल का आता है, थोड़ा. और वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पता है किधर से चालू होंगे, मैं बता देता हूं. यहां से देखो, क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड जो है ना, वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है. इनफैक्ट वो पास्ट पेपर से निकाले हुए 16 ऑनवर्ड्स. और उसके पहले के जो क्वेश्चन है ना, वो एज इट इज पास्ट पेपर का नहीं है, बट उसके अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर हुए. ओके, बट 16 ऑनवर्ड्स तो एक से एक जोरदार. तुमको भी लगेगा क्या भारी यार, मतलब क्वेश्चन ही इतना लंबा है, पढ़ के तुम लोग खो जाओगे. एनीवे, सब डिस्कस होने वाला है, बट हर क्वेश्चन है पहले यू ट्राई देन आई विल डिस्कस. अपने चैप्टर 4 पार्ट में करने का डिसाइड किए. पार्ट 1 रिटर्न्स हो चुका है, पार्ट 2 इंक्वायरी हो चुका है. असेसमेंट वाली थियरी अभी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई. ओके, और यही समरी को मैंने एक अलग स्टाइल में भी पेश किया हुआ है. सो अगर ये हिसाब से देखो ना, तो अपना ये हो चुका है. ओके, अब अपने को जाना है बहुत इंपॉर्टेंट थियरी में, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. लेकिन सी, मेरा प्लान सुन लो ध्यान से. ये थियरी चालू करने के पहले मैं तुमको इनकम टैक्स की हायरार्की बताऊंगा. इनकम टैक्स पे जो लोग काम करते हैं ना, उसमें उनका रैंक बता रहा हूँ. सबसे नीचे कौन होता है, उससे बड़ा ऑफिसर कौन है, उससे बड़ा ऑफिसर कौन है, वो हायरार्की बताना पड़ेगा. क्योंकि क्या है, अगर वो नॉलेज नहीं होगा ना, तो मेरे आगे के एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं तुमको बेचैनी होगी. ओके, ऐसे तो इनकम टैक्स से बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, प्यून भी होते हैं, ऑफिस बॉय भी होता है, क्लार्क भी होता है, अपना उनसे लेना देना नहीं है. असेसी का जिससे वार्तालाप होता है ना, कम्युनिकेशन, उन लोगों में अपने को इंटरेस्ट है. ओके, तो सी, सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन है, लोवेस्ट मतलब एक असेसी के लिए. बाकी तो इधर मैंने आईटीओ लिखा, उसके भी नीचे एम्प्लॉय लोग होते हैं उधर. बट फॉर अ स्टूडेंट यू जस्ट कीप इन माइंड द लोएस्ट पर्सन इज इनकम टैक्स ऑफिसर. आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर. फिर उसके ऊपर क्या आता है, एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर. दोनों को इकट्ठा क्यों लगा, क्योंकि दोनों की पगार सेम है, दोनों का लेवल सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है. असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर. फिर उसके ऊपर होता है जॉइंट कमिश्नर. जॉइंट कमिश्नर मतलब वो थोड़ा प्रमोशन हो जाता है ना, तब जाके जेसी वाली पदवी मिलती है. ओके, जॉइंट कमिश्नर. फिर उसके ऊपर आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल सीआईटी बोलेंगे. फिर उसके ऊपर आता है जस्ट सीआईटी. सी, एडिशनल वर्ड आ जाता थोड़ा जूनियर होता है वो, और सिर्फ सीआईटी बोला मतलब थोड़ा सुपीरियर है वो. ये देखो, सिर्फ सीआईटी. और उसके ऊपर होता है प्रिंसिपल सीआईटी. पहले सीआईटी, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल सीआईटी, फिर सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके ऊपर प्रिंसिपल सीसीआईटी. और पता है मैंने इन लोग दोनों को ऐसे साथ में ही क्यों लिखा है, क्योंकि सी, एक्चुअली तो तुम लोग इन टर्म्स ऑफ सैलरी देखोगे ना, उन लोग का लेवल रैंक के हिसाब से देखोगे ना, सीआईटी नीचे आता है, प्रिंसिपल सीआईटी थोड़ा ऊपर आता है. लेकिन मैंने इकट्ठा क्यों रखा है में,
क्योंकि इनकम टैक्स के 99% प्रोविजंस में जहां जहां सीआईटी का जिक्र किया है ना, वहां प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया है। अभी तक ही याद करो, अभी तक के मेरे पढ़ाने में मैंने कहां कहां सीआईटी बोला हुआ याद है? सीआईटी, सीसीआईटी। तो अभी रूल ही बना, जिधर जिधर मैंने सीआईटी सीसीआईटी बोला है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल सीआईटी एंड प्रिंसिपल सीसीआईटी। वो क्या है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो कॉन्वर्जेशन में क्या इतना लंबा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, बट तुम लोग बेयर एक्ट देखोगे ना, उन लोग है ना, जैसे मैंने बताया था ना स्पेशल ऑडिट में परमिशन, अरे एओ ऑडिट करने को बोलता है तो परमिशन सीआईटी सीसीआईटी के लेगा ना। यही चीज पता है एक्ट में कैसा लिखा है? एओ शुड टेक द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कितना लंबा हो गया? और मैं शॉर्ट में क्या सीआईटी सीसीआईटी बोलता हूँ, और मेरे बोलने में सीआईटी सीसीआईटी आया मतलब सीआईटी बोला मतलब प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया, सीसीआईटी बोला मतलब प्रिंसिपल सीसीआईटी भी बोल आ गया। ये जनरल में, हाँ, कोई जगह ऐसा नहीं है। कंडोनेशन की थियरी याद है तुम लोग को? इधर थोड़ा डिफरेंस था। इधर से अपने जब लॉस का रिटर्न लेट फाइल होता है तो हम लोग हाथ पांव जोड़ते हैं ना, भाई मेरा लेट फाइलिंग को कंडोन कर दो, लेट गो कर दो। तो उधर डिफरेंस था, क्या था कि सीसीआईटी और प्रिंसिपल सीसीआईटी को अलग फुटिंग पे रखा था। हाँ, इधर तो सेम फुटिंग पे थे ना, इधर देखो, बट इधर देखा सीसीआईटी और प्रिंसिपल सीसीआईटी दोनों का डिफरेंस हाईलाइट हुआ था कि नहीं? क्या डिफरेंस था? इफ द लॉस इज अप टू 3 crores देन गो टू सीसीआईटी, अबव 3 crores देन प्रिंसिपल सीसीआईटी। तो ऐसे जहां डिफरेंस होगा ना उधर मैं प्रिंसिपल वर्ड करके लिखूंगा भी। तो इसलिए आज हमने क्या बात से की कि अपने नोट्स में जिधर भी सीआईटी बोला है प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया, और जिधर सीसीआईटी बोला है उधर प्रिंसिपल सीसीआईटी भी आ गया, वो याद रखना। इसलिए मैंने इधर हायरार्की में भी है ना ऐसा दिखा है कि दोनों एक तरीके, देखो ऐसे ही पेश किया ना, एज इफ दोनों सेम ही है, बट टेक्निकली लेवल में फर्क है। ओके, बट अथॉरिटी, रूल्स, पावर्स वगैरह जो है ना लॉ के, वो सेम ही रखे दोनों के लिए। यस, ये हो गया। फिर सबसे ऊपर कौन है? सीबीडीटी। सी ये लोग सब तो है ना इनकम टैक्स ऑफिस में बैठते हैं। ओके, और इनकम टैक्स ऑफिस तो भारत में जगह जगह पे बहुत सारी है, लेकिन सीबीडीटी कहाँ बैठता है? न्यू दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये पूरी टीम सीबीडीटी के अंडर काम करती है। ओके, तो ये हायरार्की हो गया। अब मेरा एक डाउट है, सुनो, इसमें हमारा असेसिंग ऑफिसर कौन है? तो जब भी बच्चों को क्वेश्चन पूछता बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ, असेसिंग ऑफिसर आईटीओ है। गलत जवाब। तुम लोग को मैंने हिंट भी दिया खुल्लम खुल्ला, देखो ये बक्सा दिख रहा है, ये चारों लोग असेसिंग ऑफिसर होते हैं। भारत में 4 तरह के एओ होते हैं। अपने एओ एओ वो एओ बोलते हैं ना, लेकिन एओ 4 कैटेगरी के होते हैं। ये देखो, असेसिंग ऑफिसर, आईटीओ, एसीडीसी, जेसी और एडिशनल सीआईटी, ऑल आर असेसिंग ऑफिसर। फर्क इतना है, जैसे जैसे एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है उसका पोस्ट बढ़ते जाता है, लेकिन उसका मेन काम असेसिंग ऑफिसर वाला ही होता है। और असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका काम ही असेसमेंट करना, जो काम है वो नाम है। कौन से असेसमेंट? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जो अभी चालू करने वाला हूं, ये काम ही असेसिंग ऑफिसर लोग का होता है। समरी असेसमेंट तो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के रोल क्या होते हैं? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट जो पढ़ा चुका, और आने वाला इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो ये रोल कौन प्ले करता है? ये चारों लोग। उसमें भी बताओ नॉलेज के लिए, एक बार असेसिंग ऑफिसर सीनियर मोस्ट बन जाता है ना, वो छोटे मोटे केस हैंडल नहीं करता है। जैसे मेरे को बताइए, चारों में से एकदम सीनियर कौन है? एडिशनल सीआईटी, और जेसी को भी सीनियर बोलते हैं। ये लोग दो ना बड़े बड़े असेसी में हाथ डालते हैं, किसी का भी रेड गिर गई है तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के अंदर ही उन लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? जेसी, एडिशनल सीआईडी। बाकी जो रूटीन असेसमेंट्स होते हैं ना, अपने रेगुलर असेसमेंट है, बेस्ट जजमेंट, वो सब जनरली कौन हैंडल करता है? आईटीओ या एसीडीसी। बाकी ये भी कोई रूल नहीं है, ये मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कौन क्या हैंडल करने वाला है। असेसी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरा एओ कोई भी हो सकता है, वो चाहे आईटीओ,
एसीडीसी जेसीओ के एडिशनल सीआईटी सबको इक्वल रिस्पेक्ट करने का, जबकि इनकी पगार अलग है, लेवल अलग है, बट फॉर पब्लिक ऑल आर वन असेसिंग ऑफिसर ओनली। ओके, तो टेल मी, ये लोग तो असेसिंग का काम करते हैं, सीआईटी सीसीआईटी क्या करता है? उनको सुपरवाइज करता है, मतलब वो असेसमेंट का काम नहीं करता, सुपरवाइज करना है, निगरानी रखना है कि ये लोग ढंग से काम कर रहे कि नहीं, अगर उसने रिश्वत ली है तो अपना हिस्सा ऊपर आया कि नहीं। ये इनफॉर्मल बात हो गई, बट वो ऊपर निगरानी रखते हैं योग लोग के ऊपर। और तो सीआईटी सीसीआईटी के कितने रोल है, परमिशन देना, अप्रूवल्स देना, ये करना वो करना, अभी तक ही अपने कितना देख लिए, सीए नॉमिनेट करना था ना। तो ऐसे सीआईटी सीसीआईटी का अनेक रोल है, और कभी डिपार्टमेंट को अपील करना है तो अपील करने में भी उनका रोल होता है। अरे अपील होती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपने तो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो डिपार्टमेंट भी लड़ती है बहुत बार, तो उसको अपील करने का भी रोल सीआईटी का होता है। ऐसे क्या धीरे धीरे तुम लोग डिस्कवर करोगे इनके बहुत सारे रोल है, किनके, सीआईटी सीसीआईटी के। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का क्या है, असेसमेंट का ही रोल है। और असेसमेंट कितने होते बताओ, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग, और बाद में एक ब्लॉक असेसमेंट आएगा, बस। इसके अलावा और कोई असेसमेंट ही नहीं है भारत में। तो मतलब असेसिंग ऑफिसर कर करके यही करेगा, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग और ब्लॉक असेसमेंट, जो रेड वाली थियरी में बाद में आने वाला। ओके, सी हायरार्की मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं आगे जो चीज पढ़ाऊंगा ना कुछ इससे रिलेटेड बात होगी, और वो क्लैरिटी रहेगी तो क्या यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, अब चालू हो रहा है अपना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इसमें देखना सेक्शन 145, सॉरी गलती से बोला, 147 से लेके 152 तक सेक्शंस है। लेकिन सी मेरी स्ट्रैटेजी क्या मालूम है, पहले मैं तुमको सेक्शनों में उलझाऊंगा नहीं, पहले मैं ना ये 4 पार्ट में पूरी थियरी खत्म कर दूंगा, फिर पूरा होने के बाद तुमको माइन्यूटली सेक्शन वाइज अरेंज करके बताऊंगा। ठीक है, बीच बीच में मैं सेक्शन बोलूंगा, जो जरूरत है बोलना पड़ेगा। पहले ये पढ़ाओ बच्चों को, क्या मीनिंग कि एस्केपिंग का मतलब क्या होता है, फिर क्या पढ़ाओ, कंडीशन, फिर प्रोसीजर, फिर नोट्स। मैं अपनी स्टाइल में पढ़ाऊंगा ना तो प्रॉपर एक अच्छे फ्लो में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। टेल मी, इसका मीनिंग क्या होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब। इधर एस्केपिंग वर्ड दिख रहा है बादल के अंदर, फील द बादल, एस्केपिंग असेसमेंट। एस्केपिंग मतलब क्या, बराबर, जब इनकम टैक्स वाले चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ पाते तो क्या बोलते, असेसी बच गया, और असेसी बच निकला मतलब एस्केप हो गया। पर तुम लोग सुना क्या बोला, जब इनकम टैक्स वाले चोरों को, चोर मतलब इनकम टैक्स पे चोर वाला मतलब क्या, इनकम कमाई छुपाई थी, टैक्स नहीं भरा, टैक्स के घपले किए, तो क्या बोला, इनकम टैक्स वाले जब चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ पाए, फील द वर्ड वक्त पे नहीं पकड़ पाए तो क्या बोलेंगे, बंदा एस्केप हो गया। वही 12 महीने के अंदर असेसमेंट करना है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, तो उसके अंदर अपने एक्शन लेके चोरों को पकड़ लिए ना, तब एस्केप नहीं हुआ है। लेकिन 12 महीने में भी असेसमेंट करना है ना, तो पहले 3 महीने के अंदर वो चिट्ठा पकड़ाना पड़ता है, नोटिस अंडर 143(2), क्योंकि 3 महीने में नोटिस अंडर 143(2) नहीं दिया तो 12 महीने का भी वैल्यू नहीं है। अरे कल रेगुलर असेसमेंट पढ़ाया था ना मैंने, कि रेगुलर असेसमेंट करके अगर चोरों को पकड़ना भी है ना तो देयर आर 2 स्टेप्स। पहले उसको ऑफिस बुलाओ by serving a notice under 143(2) within 3 months from the end of the year in which return is filed, फिर ऑर्डर पास करो 12 महीने में। तो सी अगर ऐसा हो गया तो 3 महीने के अंदर हम नोटिस ही नहीं भेज पाए तो भी एस्केप हो गया। अरे 3 महीना 143(2) का बता रहा हूं, तो वो 3 महीने में नोटिस देना रह गया, बाद में एओ को स्ट्राइक, अरे यार 3 महीने निकल गए, ये तो लफड़े वाला आदमी, इसको तो पकड़ा ही नहीं हमने, एस्केप। कोई बोले 12 महीना तो अभी भी चल रहा है ना, कुछ मतलब ही नहीं है ना। सी 12 महीने का इंपॉर्टेंस कब आता है, जब 3 महीने में तुमने प्रॉपरली नोटिस इशू कर दी, उसको रिसीव करवा दी तो। सो सी एस्केपिंग के बहुत सारे केस होते हैं, या तो हमने वो 3 महीने के अंदर जो नोटिस सर्व करना है 143(2) वाला वो मिस हो गया तो एस्केप्ड, बाद में 12 मंथ्स पढ़ा है तो भी एस्केप, या फिर हमने 3 महीने परफेक्ट उसको नोटिस रिसीव करवा दी लेकिन उसके बाद मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कोई नतीजा ही नहीं निकला, 12 महीने लैप्स हो गए तो भी एस्केप्ड, या फिर एसएससी का रिटर्न आया हुआ पड़ा था उस पर नजर ही नहीं पड़ी, बाद में मालूम पड़े तो लफड़े वाले आदमी का रिटर्न है,
1-2 साल के बाद आंख खुली तो भी एस्केप, या फिर उसने रिटर्न भरा ही नहीं था। पता है रिटर्न नहीं भरते तो बेस्ट जजमेंट करने का स्कोप है। अरे आज किसी लफड़ेबाज आदमी ने रिटर्न नहीं भरा है तो एज एन असेसिंग ऑफिसर आई कैन डू बेस्ट जजमेंट ना, बट व्हाट इज द डेडलाइन फॉर बेस्ट जजमेंट? 12 मंथ्स। लेकिन 12 महीने खत्म हुए फिर मालूम पड़ा अरे यार इसका तो रिटर्न ही नहीं आया था, इसका तो मैं चाहता तो बेस्ट जजमेंट कर सकता था, लेकिन क्या करूँ 12 महीने निकल गए तो भी एस्केप्ड है। मतलब इन शॉर्ट ऐसे बहुत क्रिएट हो सकती सिचुएशन। बेस्ट ऐसे याद रखो, चोरों को वक्त पे टाइमली एक्शन नहीं लिया ना तो बोलेंगे वो एस्केप्ड हो गया, उसका मतलब एस्केप। और एक चीज है एस्केप में, कितने लोगों को हमने वक्त पे पकड़ा भी था लेकिन ढंग से नहीं पकड़ा, वो भी एस्केप होता है ना। एक डायलॉग सुना होगा, इट्स लाइक चोरों को हमने वक्त पे पकड़ा भी लेकिन फिर भी वो चोर एओ की आंखों में धूल झोंक के चला गया, एओ को लल्लू बना के चला गया। जैसे मान लो किसी एसएससी का स्क्रूटिनी भी आया था, स्क्रूटिनी आया मतलब उसको 3 महीने में अटेंड दी ऑफिस बोला, आया भी था, वो मीटिंग भी हुई थी, ए और एसएससी मिलते हैं ना, लेकिन उस मीटिंग में ना एसएससी ने झूठे झूठे एविडेंस देके एओ को लल्लू बना और एओ भी उसके झांसे में आ गया, हाँ बराबर ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, और उसने इनकम कम कंप्यूट कर ऑर्डर भी पास कर दिया लेकिन एओ लल्लू बन गया। तो इसको बोलते ये भी एस्केप हो गया। और फिर एओ को बाद में रियलाइज हुआ अरे यार ये तो मेरे को लल्लू बना के चला गया, यार इसकी इनकम तो मुझे इतनी कंप्यूट करनी थी लेकिन उसके झूठे झूठे बिल को देके झूठे एविडेंस को देके मैंने तो उसका इनकम इतना चौटा सा कंप्यूट कर दिया, ये तो हाथ में आया वो भी आंखों में धूल छोक के चला गया। इसको भी बोलते हैं एस्केप्ड। और एस्केप्ड लोगों को ये लोग छोड़ते नहीं है, पकड़ते, लेकिन उसकी कुछ शर्त है, उसमें बाद में आऊंगा। पहले ये जो मैंने मीनिंग पढ़ा है ना इसको फील कर लो मेरी नोट। एस्केप्ड के 2 मतलब होते हैं, या तो असेसमेंट टाइमली किया ही नहीं, या फिर किया बट ढंग से नहीं किया। ये देखो या फिर मतलब और आएगा ना, ओके। फिर टाइमली असेसमेंट किया बट अंडर असेस्ड। अंडर असेसमेंट समझा ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, झूठे मूठे बिल पेश करके एओ को लल्लू बना लिया तो उसको अंडर असेस्ड बोलते हैं। तो इन दोनों केस को क्या बोलते हैं? असेसी एस एस्केप। अब उसका केस रीओपन हो रहा है, इसको रीओपनिंग बोलते हैं। रीओपनिंग क्यों बोलते हैं मैं, सुनो। जब चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा ना तो उसका फाइल एक बार क्लोज हो चुका है, और बंद फाइल को हम वापस से खोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रीओपन। क्योंकि सी वो जो मैं 12 महीना इतने दिनों से पढ़ा ना, 2 दिन से 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, वो 12 महीने में वो टाइमली एक्शन नहीं लिया ना तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा फाइल क्लोज हो जाता है। क्लोज मतलब ऐसे फिजिकली फील मत करो ऐसा कोई आदमी आके तुम्हारा फाइल क्लोज कर रहा है, बोलते हैं बात करने में ऐसा था कि तुम्हारी फाइल बंद हो गई, अब उसको वापस खोलना चाहते तो क्या बोलते हैं? रीओपन। तो तुम लोगों ने आर्टिकल्स में सुना होगा अपना पुराना ईयर का केस खुला है रीओपन रीओपन, तो ये रीओपनिंग ही होता है। तो आज मैं जो थियरी चालू कर रहा हूं ना इसके 2 नाम है, या तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बोलो या फिर रीओपनिंग ऑफ केसेस। और रीओपनिंग ऑफ केसेस इसको इसके अंदर कमांड वाला, मैंने क्या बोला, अपने आप में अलग ही एक प्राइड है, ओके। लोग इसको रीअसेसमेंट भी बोलते हैं। रीअसेसमेंट क्यों? क्योंकि ये देखो पढ़ जरा क्या लिखा था ये। अरे कोई कोई लोग का असेसमेंट किया लेकिन ढंग से नहीं हुआ ना तो वापस करना पड़ रहा है, लेकिन इसका तो इधर क्या हुआ था? असेसमेंट हुआ ही नहीं था तो इसका पहली बार होगा। इसे पता लॉ में तुम लोग ये सेक्शन देखोगे ना उसको ऐसा भी लिखा है, असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर 147। इसका पॉपुलर सेक्शन 147 है। इसके अलग अलग नाम बता रहा हूं, कोई बोलता है असेसमेंट अंडर 147, कोई बोलता है रीअसेसमेंट अंडर 147, कोई रीओपनिंग बोलता है, सब एक बराबर है। ऐसा क्यों बोलते हैं असेसमेंट अंडर 147? क्योंकि जिसको हमने वक्त पे पकड़ा ही नहीं तो उसको पहली बार पकड़ा जा रहा है ना, तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। और जैसे ही 147 आया ना मतलब समझ जाओ उसको वक्त पे नहीं पकड़ा था, लेट एक्शन लिया है। और रीअसेसमेंट करके बोलते मतलब क्यों? क्योंकि उसका असेसमेंट हुआ था लेकिन ढंग से नहीं हुआ था, ओके, तो उसका रीअसेसमेंट होता है। और एक सिंपल लैंग्वेज जो बोलना है ना, रीओपन हो रहा है केस, ओके। चाहे तुमने चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा हो कि ढंग से नहीं पकड़ा था, जो भी केस है अब उसको पकड़ेंगे तो कार्रवाई 147 की हो रही है। सी माना कि इधर मल्टीपल सेक्शंस है,
लेकिन कैजुअली इसको है ना ऑफिस में लोग बाग बात कैसे करते हैं, 147 147 147 147, इट्स अ वेरी फेमस सेक्शन। तुम लोग भी इतना दिमाग में, जब 147 मतलब एस्केप्ड आदमी है, और एस्केप मतलब दो टाइप के लोग, या तो वक्त पे नहीं पकड़ा या पकड़ा बट ढंग से नहीं पकड़ा था। ओके, अब सी जिनको हम लोग वक्त पे नहीं पकड़ पाते हैं ना, उनका केस भी इनकम टैक्स वाले रीओपन करते हैं ना, तो पता ही डाउट क्या आएगा। तो यार वो टाइम लिमिट रखने का फायदा क्या है फिर? एक तरफ तो लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लफड़ेबाज एसएससी होता है ना, तो उसका 12 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई उसका असेसमेंट करो, लेकिन अगर नहीं कर पाए, वो बच गया, तो बाद में भी होता है। तो फिर टाइम लिमिट का मतलब क्या है? सी अल्टीमेटली थोड़े दिन क्या तुमको ये मन में आएगा, यार हम लोग चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ पाए तो लेट भी पकड़ते। लेट पकड़ने का सेक्शन 147 है, लेकिन जब लेट भी पकड़ पा रहे तो फिर वो टाइम लिमिट का मतलब क्या है? मतलब है अगर चोरों को वक्त पे पकड़ना है ना, तो शक की बुनियाद पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन चोरों को लेट पकड़ना है तो शक की बुनियाद पे नहीं, यकीन की बुनियाद पे। तेरे लफड़ों के लिए कुछ ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तब तो वो तेरे पे कार्रवाई नहीं कर सकता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक मजबूरी, लिमिटेशन हो गई। जैसे आज मुझे मालूम है ना, ये एसएससी लफड़े वाला ही, इसने इतने बड़े बड़े कांड किए ना, मुझे इसका नेचर पता है, ये लफड़े वाला ही है, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, तो मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब ये लेट एक्शन लेने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, अगर उसका रिटर्न ताज़ा ताज़ा आया हुआ है ना, तो मेरे को उसके शक ऊपर शक भी है ना, तो भी उसकी मैं स्क्रूटी नहीं कर सकता हूँ। तो शक है तो भी हक है, लेकिन टाइमली एक्शन लिया तो, लेट एक्शन लिया तो शक की बुनियाद पे नहीं होता है। एक मस्त डिस्टिंक्शन आ रहा है, इधर देखो, लुक हियर। रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, क्या डिफरेंस है बताओ? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब असेसमेंट टाइम पे हुआ। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मतलब असेसमेंट लेट हुआ। इधर चोरों को वक्त पे पकड़ा, इधर चोरों को लेट पकड़ा। और वक्त पे पकड़ा तो शक है तो भी पकड़ने का हक है, शक की बुनियाद पे होता है, लेकिन लेट पकड़ोगे तो यकीन की बुनियाद पे। यकीन होना चाहिए, और ये जो मैं यकीन यकीन बोल रहा हूं ना, लॉ में इसके लिए बोला है एओ शुड पोजेस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्केपमेंट ऑफ इनकम। एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ऐसी ठोस खबर होनी चाहिए जिससे वो दावे से बोल सके इसने इनकम टैक्स वालों को लल्लू बनाया, इसकी बैंड बजाओ, इसका केस खोलो, ऐसा सबूत होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट के लिए थोड़ी डिफिकल्ट चीज होगी ना। आज अगर तुमने रिटर्न ताज़ा ताज़ा भरा है ना, तो उनको एक सीधे साधे आदमी को भी टॉर्चर कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करो बहुत सीधा एसएससी है, सुनो, ये एसएससी बहुत सीधा है, एकदम ऑनेस्ट एसएससी है, सब डिस्क्लोज कर रहा है, फिर भी अगर मैं रेगुलर असेसमेंट करता हूँ ना, मेरा रेगुलर वाला, तो मैं सीधे साधे आदमी को भी ऑफिस बुला के ड्रिल कर सकता हूँ, पता चले तो सीधा आदमी था। शक है तो भी हक है, बट वो रेगुलर असेसमेंट है। लेकिन एक बार वो टाइमली असेसमेंट नहीं हुआ ना, एस्केप्ड कैरेक्टर में आ गया ना, देखो, तो मैं शक की बुनियाद पे नहीं कर सकता। तभी तो इधर एक कंडीशन है ना, और वो कंडीशन इज नथिंग बट एओ शुड हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनकम एस्केपमेंट। ओके, और ये जो डिस्टिंक्शन है ना, अपने नोट्स में लिखा हुआ भी मिलेगा तुमको। कौन सा डिस्टिंक्शन? टेल मी। मैंने डिस्टिंक्शन में समरी असेसमेंट को नहीं लाया, देखा था? समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। तो मेन क्या होता है, एक तरफ इसको किसको डाला था बताओ? रेगुलर और बेस्ट, और इधर इनकम एस्केपिंग। ओके, तो रेगुलर और बेस्ट को इकट्ठा क्यों रखा? वो दोनों सेम ही है। असेसी कोऑपरेट करता है तो रेगुलर, कोऑपरेट ना करे तो बेस्ट जजमेंट, वो तो इधर और है ना। दूसरा क्या हो गया? इनकम एस्केपिंग। ये डिफरेंशिएट माइंड में रखो। मैं अभी मेरे को सेक्शन वाइज डिस्टिंक्शन, सेक्शन क्या डिस्टिंक्शन बताओ? रेगुलर, बेस्ट जजमेंट और इधर इनकम एस्केपिंग, सेक्शन का डिफरेंस। रेगुलर का 143 मेन 143 बोलते हैं, और बेस्ट जजमेंट है तो 144, और इनकम एस्केपिंग का बोलेंगे 147। फिर डिस्टिंक्शन चालू करो, इधर चोरों को वक्त पे पकड़ा, इधर चोरों को लेट पकड़ा, इधर शक की बुनियाद पे भी पकड़ सकते हैं, शक है तो भी स्क्रूटिनी करने का हक है, लेकिन इधर शक की बुनियाद पे नहीं, यकीन की बुनियाद पे। और इसको भी लोग स्क्रूटिनी जैसा ही बोलते हैं, लेकिन जूने साल का केस खुला, ऐसा बोलते जूने साल का। जूना साल क्यों? क्योंकि टाइम पे एक्शन नहीं है तो ईयर पुराना हो गया ना, इसलिए।
ये क्लैरिटी माइंड में रहेगी तो अभी स्मूथली जाएगा. ओके ओके, नाउ सी हियर, लुक, मीनिंग खत्म हो गया. अब कंडीशन है. कंडीशन मैंने बताई दी कि अगर चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा है, लेट पकड़ना है, तो एओ के पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके सी, पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे, एओ के पास कोई सबूत होना चाहिए. लेकिन सबूत है ना बहुत इंटेंस वर्ड हो गया है ना. फिर बाद में आस्ते से लोग आर्ग्यू, इसको कोई सबूत थोड़ी बोलते हैं. अभी इन लोग ने क्या बोला है, एओ शुड हैव इंफॉर्मेशन, ताकि क्या हंसे से झगड़ा ना करे. इंफॉर्मेशन एक लाइट वर्ड है. इंफॉर्मेशन मतलब कहीं से भी हमको खबर मिली है तेरे इनकम छुपाने की, इट्स एन इंफॉर्मेशन. सी, मैंने इधर कंडीशन लिखा है, मतलब कंडीशन एक ही है. क्या है वो? इंफॉर्मेशन. लेकिन उसके सोर्सेस 6 है. उसका कीवर्ड दिख रहा है, RFFCAS. इसको कैसे रीड करेंगे? रफ CS. रफ CA. CA अपने CA बन रहे ना यार, रफ CS. और CA रफ एंड टफ ही होता है. रफ मतलब रफ एंड टफ. दीज आर द 6 सोर्सेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट तेरा इनकम का छुपाना. तो सी, अभी मैं इसके अंदर घुस रहा हूं कंडीशन में. लुक यार, फील करो. R पहला पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. ये देखो सी, मैं तुमको ना अभी एक एक करके सुनो क्या करूंगा. हर चीज में तुमको ऐसी फीलिंग दूंगा कि इनकम टैक्स वालों को कुछ खबर मिली है तेरे इनकम छुपाने की. वो तुमको एक्सप्लेनेशन में दूंगा मैं, फील ऐसा है ना. ये देखो पहले क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. ये तो कानून में लिखा हुआ है. पता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, उन लोग ने, CBDT, उन लोगों ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है ना जिससे चोरों को पकड़ पाते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर अच्छा खासा कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन मैं टैक्स का चोर हूं, मुझे कैपिटल गेन दिखाना नहीं था. तो मैंने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया, उसमें मेरा कोचिंग क्लास वगैरह का इनकम दिखा दिया, कैपिटल गेन डिस्क्लोज ही नहीं किया. ओके, तो ये चोरी की मैंने, लेकिन इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ गया. सोचो कैसे मालूम पड़ा होगा. क्योंकि मैंने जब प्रॉपर्टी बेची ना, तो प्रॉपर्टी बेचा हुआ मैंने रिटर्न्स में नहीं दिखाया होगा, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है. कहाँ? रजिस्ट्रार. स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरते, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है ना. तो जब मैं रजिस्ट्रार के पास गया ना, रजिस्ट्रार इज एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. तो मैं जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए गया ना, तो रजिस्ट्रार खबरी निकला. उसने मेरे प्रॉपर्टी बेचने की खबर इनकम टैक्स वालों को पहुंचा दी. चापलूस नहीं था, उनको इनकम टैक्स वालों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर कोई जो प्रॉपर्टी बेचता है, जब तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, उसकी खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचनी चाहिए. तो हुआ क्या, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, रजिस्ट्रार ने इनकम टैक्स वालों को खबर कर दी, और इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स वाले एओ जो है ना, एओ, उसने मेरा रिटर्न चेक किया. चलो शिरीष व्यास का रिटर्न देखते, उसमें सब कोचिंग क्लास का इनकम दिख रहा है, प्रॉपर्टी बेचा, कैपिटल गेन दिखा ही नहीं. इंफॉर्मेशन मिल गई उसको, तो वो क्या बोलेगा, शिरीष व्यास हैज एस्केप्ड. लेकिन एस्केप का ठप्पा कब लग गया, उसको लेट मालूम पड़ा होगा. तो हाँ, मेरा रिटर्न अभी ताज़ा हाल ही में भरा हुआ है, तो वो रेगुलर असेसमेंट ही कर देगा ना, और उसके लिए तो उसको इंफॉर्मेशन का जरूरत भी नहीं था, ऐसी शक की बुनियाद पे कर सकता है. लेकिन ऐसा अज्यूम करो ना मेरे एग्जांपल में कि मेरे प्रॉपर्टी बेचे हुए वक्त हो गया काफ़ी, और इनकम टैक्स वालों को बहुत लेट मालूम पड़ा कि शिरीष ने प्रॉपर्टी बेची थी और भाई ने रिटर्न में दिखाया नहीं कैपिटल गेन. चोर, ही हैज एस्केप्ड. तब होता है एस्केप्ड. तो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. टेल मी, इसमें ये फीलिंग है रिस्क और मैनेजमेंट की. रिस्क क्या है मालूम है? गवर्नमेंट को रिस्क है कि लोग इनकम दिखाते नहीं है. सी, मैं इनकम दिखाऊंगा कि नहीं, ये गवर्नमेंट को डाउट है, और अगर नहीं दिखाया तो इट्स अ रिस्क फॉर देम. और उसको उन लोग ने मैनेज कैसे किया? रजिस्ट्रार को बोल दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी बेचेगा ना, उसकी खबर हमको मिलनी चाहिए. तो उन लोग अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर रहे, और ये उनकी स्ट्रैटेजी है. तो मैंने तुमको भले एक ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स से इस तरह से उन लोगों को खबर मिलती है. सी, एज अ स्टूडेंट तुम लोग सोचते होगे ना, यार मैंने झोलझाल किया, उनको मालूम कैसे पड़ा? मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट ने इतने सारे जुगाड़ करके रखे ना, उनके पास खबर पहुंच जाती है. और उसको जनरल में क्या बोलते हैं, रिस्क
मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। बट सी ये प्रॉपर्टी सेल का खाली एग्जाम्पल था, ऐसे तो बहुत सारी चीज है और अपने को उसमें घुसना भी नहीं है। सी एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव टू लर्न ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। ये स्ट्रैटेजी पब्लिक को भी नहीं बताते, ये लोग लॉ में भी नहीं लिखते। मेरे को बताओ, अगर पुलिस अपनी स्ट्रैटेजी चोरों को बताने लगी तो चोर तो अलर्ट हो जाएंगे। बाकी नई नई करके ये सब स्ट्रैटेजी क्या लीक हो गया है, बट फिर भी इनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होती चोरों को पकड़ने की, इतना ओपनली इन लोग डिस्क्लोज नहीं करते। फिर तो क्या चोरों को रास्ता मिल जाएगा ना। खैर मैंने ये जो एग्जांपल दिया ना, ये तो सब हर पब्लिक को मालूम पड़ चुका है। यार मैं कैपिटल गेन का चोरी करूंगा ना, रजिस्ट्रार खबर दे दिया और पकड़ा गया तो उसमें भी क्या एक एडवांटेज क्या में शायद उनके नजर में नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने लोग प्रॉपर्टी बेचे होंगे, कितने लोग के रजिस्ट्रार ने खबर दिया होगा, लेकिन उसको उतना टाइम भी तो होना चाहिए सब पे कार्रवाई करने का, तो उसमें बच जाओ। लेकिन ये सब चीजें पब्लिक को आजकल मालूम पड़ गई है। बाकी देर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज ऑफ सीबीडीटी विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। तो इन शॉर्ट पॉइंट क्या था, सीबीडीटी का जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होता है ना, उससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर उनको इंफॉर्मेशन मिली तो जो एस्केप हो चुका है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। उसी कंडीशन तो एक ही है, लेकिन उसके सोर्सेस 6 है। दूसरा देखो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कई बार है ना फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन आ जाती है अपने लफड़ेबाजी की। जैसे सुनो, मैं लफड़ा करके बता दूंगा, मेरे पास है ना करोड़ों की धन दौलत है, मैंने कमाया है, कभी टैक्स ही नहीं भरा, और वो मैंने कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रख दिया है। घर पे क्यों नहीं रखा, मुझे रेट गिर जाएगी उसका डर है ना। और वो चीज़ गवर्नमेंट को पता चल गई। पता है कैसे, जिस फॉरेन कंट्री में मैंने बैंक अकाउंट खोला है ना, वो फॉरेन कंट्री की सरकार भारत सरकार को खबर दे दी। जैसे मान लो मैंने सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोल के रखा है, तो सिंगापुरियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगी, शिरीष का है ना हमारे सिंगापुर देश में ना एक बैंक अकाउंट है, उधर बहुत पैसा डाल के रखा है। ऐसा सिंगापुरियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बता रही है। और पता है ऐसा क्यों बताते, क्योंकि बिटवीन टू कंट्रीज देर आर एग्रीमेंट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अपनी इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है ना, उसने मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज के साथ है ना टाई अप करके रखा है, एग्रीमेंट बना के रखा है। पता है उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एक होता है डट्टा, एक होता है टिया। फुल फॉर्म सुनो, डट्टा का फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके। फिर टिया का फुल फॉर्म है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का क्या होता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, और इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो उसमें इन लोग ये भी अग्री करके रखते हैं कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे चोरों की। जैसे सिंगापुरियन सरकार ने एग्री किया हुआ है कि भारतवासी अगर सिंगापुर में कोई बैंक अकाउंट खोला, ये किया, प्रॉपर्टी लिया, वो लिया, तो दे विल इन्फॉर्म इंडियन गवर्नमेंट, एंड वाइस वर्सा, कि कोई सिंगापुरियन चोर इंडिया में लफड़े कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको खबर देगी। तो ऐसा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी अरेंजमेंट है। तो इमेजिन करो, मैंने इतना सारा ब्लैक का पैसा वहां रखा था और मेरे नसीब खराब कि सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को बता दिया, तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन होता है, ओके। फिर अगला सोर्स देखो इंफॉर्मेशन का, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको मैं ऐसा बोलूंगा, फेसलेस कॉइन। अरे कॉइन शॉर्ट में बोलने मजा आता है, फेसलेस कॉइन। कॉइन मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम लोग पता है इनकम टैक्स वालों ने ना एक ऐसा एग्रेसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ड्राइव इनिशिएट किया है। एग्रेसिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, दुनिया भर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, म्यूचुअल फंड से, बैंक से, आरटीओ से। आरटीओ होता है ना, उन लोगों को गाड़ी वाड़ी कोई खरीदा उसका भी इंफॉर्मेशन होता है। इन लोगों ने ना सब लोग के साथ है ना एग्रेसिवली इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मेथड चालू किया है, क्योंकि लोग के शराफत से तो डिस्क्लोज करते नहीं इनकम, तो यहाँ वहाँ दूसरों से इन लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। और फेसलेस क्यों बोलते हैं मैं, किसी को पता भी नहीं कौन किससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और असेसी इज नॉट इवन अवेयर कि मेरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है, ओके। तो ये ड्राइव में भी इन लोग को ना कितने चोरों का पता चलता है। तो इवन दैट कैन बी वन इंफॉर्मेशन। सी हाउ दिस ड्राइव एक्चुअली वर्क्स, स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है, स्टूडेंट को खाली इतना पढ़ाना है कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या साधन बना के रखे।
तो ये भी एक साधन है। सी प्रीवियस साधन में क्या था, उन्होंने फॉरेन कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट बना रखा है तो उससे खबर मिलती है। अभी इन लोग ने एक फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ऐसा ड्राइव इनिशिएट किया है। इसमें क्या इन लोग सब इंफॉर्मेशन गैदर करते, फिर इधर भी इन लोग एआई यूज करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर से इंफॉर्मेशन आता है, फिर इन लोग एआई के थ्रू है ना कुछ ऐसा करके एआई बाद में उसको पॉपअप करता है कंप्यूटर में कि ये लफड़े वाला है, लफड़े वाला है, लफड़े वाला है, यू कैन स्टार्ट इंक्वायरी ऑन दिस एसएससी। ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाए। अभी एआई इतना स्ट्रांग हो गया ना, खाली इनकम टैक्स वालों के दुनिया भर का इंफॉर्मेशन लाके कंप्यूटर में डाल के रखना है। फिर नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सी दिख रहा है? कई बार है ना कोर्ट से आदेश आता है कि बंदा इनकम टैक्स से बच निकला है, इसका केस खोलो। ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सी एग्जैक्टली कैसे होता है ना, इस वक्त बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, सर कोर्ट लोग तो फैसला सुनाते हैं ना, तो इन लोग ये सब थोड़ी बोलेंगे इसका केस खोलो, इसका केस खोलो। सी किसी का केस खोलना, चोरों के पीछे पकड़ना पड़ना, वो पुलिस लोग का काम होता है। और अपनी पिक्चर में पुलिस एओ है। अरे बॉलीवुड मूवी में भी देखते हो ना, जो कोर्ट में जो जज बैठा हो तो खाली फैसला सुनाता है ना, और जो चोर पुलिस का गेम खेलने वाला तो एक्चुअल पुलिस होता है, सिंघम, अजय देवगन वगैरह, है ना। तो अपने इनकम टैक्स की पिक्चर में पुलिस तो कौन है, एओ। एओ लोगों की केस खोलने का सोचता समझता भी है, लेकिन कोर्ट क्यों सोच रहा है? तुम्हारे माइंड में कोर्ट की इमेज क्या है? कोर्ट लोग फैसला सुनाते हैं, लड़ाई झगड़े में हाँ ये सही है गलत है फैसला सुनाते हैं। लेकिन कभी कभी फैसला सुनाते टाइम ऐसा भी होता है कि किसी का केस रीओपन करने का आदेश देते हैं। एग्जैक्टली वो कब कैसे होता है अभी मैं बताना चालू करूंगा ना, लंबे एक्सप्लेनेशन में ड्रैग हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी तुम लोग इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से लो, जल्द ही ये पॉइंट और डिटेल में एलैबोरेट होने वाला है। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, समटाइम कोर्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवंस एस्केपमेंट, बट हाउ दे गिव इंफॉर्मेशन टू बी डिस्कस्ड लेटर। ओके, फिर ए फॉर ऑडिट ऑब्जेक्शन। ये पता है कौन सा ऑडिट है और कौन ऑब्जेक्ट किया है? एसएससी का ऑडिट नहीं, गवर्नमेंट का ऑडिट। अभी मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी ऑडिट होता है। और ये ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैगी बोलते, कैगी, CAGI। ही डज द ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना। बताओ उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड में इनकम टैक्स के नाम की उनको इनकम आती है ना, अपने इनकम टैक्स भरते, लेकिन उनकी तो इनकम है ना। फिर डेबिट साइड में सब इतने खर्चे, एओ लोग की सैलरी वगैरह वो सब, तो उनका ऑडिट हो रहा है। और पता है जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है ना, तो ऑडिटर मालूम है रैंडमली कुछ असेसमेंट्स चेक करता है। जैसे मान लो वो कैगी है ना, कैगी क्या था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसने गवर्नमेंट का ऑडिट किया, उसमें देखा चलो रिलायंस की स्क्रूटिनी हुई थी 2023-24 में, जरा देखते ढंग से हुई थी कि नहीं, और उसमें शायद एओ ने कुछ खिला पिला के सेटल कर दिया होगा। रिलायंस है ना, अंबानी है, तो एओ ने कुछ खा पी के सेटल कर दिया होगा। लेकिन ऑडिटर ने वो रिलायंस की स्क्रूटिनी के कागजात खोले, उसमें देखा रिलायंस की स्क्रूटिनी अंधाधुन हुई थी। मतलब उन लोग का प्रॉफिट कुछ 30 करोड़ पे डन हो गया था, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। मतलब उन लोग डिटेल में घुस के देखे होंगे 30 करोड़ में कैसे डन कर दिया, जरूर एओ ने रिश्वत खाई होगी। ये तो इनफॉर्मल बात है, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन रेज किया कि रिलायंस का असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, सही तरीके से नहीं हुआ था, तो उस कारण से उसको वापस असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बेसिस, इसको भी बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई किया? CAGI, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बोला सी रिलायंस वो जस्ट एन एग्जाम्पल। मतलब किसी भी एसएससी का असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, ये ऑब्जेक्शन कौन रेस किया? ऑडिटर ने। और ये ऑडिटर हमारा नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिटर है, तो उससे भी ऑब्जेक्शन आया ना तो भी केस खुलता है। सी आज है ना, अपना भी कभी केस खुले ना, अपने को पूछने आना चाहिए उनको, भाई मेरा केस क्यों खोल रहे हैं, आपके पास रफ CMA से क्या है? उन लोग बताते कि इसमें से तेरा ये लफड़ा था या तेरा ये लफड़ा था। सी अपने भी कोई ऐसे इनकम टैक्स वाले चिट्ठियां बेच के टॉर्चर करे, अपने को सरेंडर नहीं हो जाने का। एसएससी बन के सिखा रहा हूं मैं तुमको, एक एसएससी के ऊपर भी
अगर ये सब कार्रवाई शुरू होती है तो उसका ड्यूटी क्या बनता है? ही शुड आस्क, क्यों भाई ऐसा क्या तेरे को मालूम पड़ा है? तो अपने को बताएगा इसमें से क्या मालूम पड़ा है, वो बताता है अपने को, पूरा ट्रांसपेरेंटली काम होता है। फिर ऑडिट ऑब्जेक्ट, फिर रिलायंस के केस पे क्या होगा? उसका केस रीओपन होगा। फिर रिलायंस बोले क्यों भाई क्यों? तो रिलायंस को बोलेंगे ऑडिटर ने आपका फाइल चेक किया, कोई लफड़ा देखा, इसलिए केस रीओपन हो रहा है। फिर लास्ट चीज सर्वे। सर्वे में भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। तुम लोग पता है सर्वे क्या होता है? ये देखो, सर्वे अंडर सेक्शन 133A बोलते हैं। यू नो व्हाट इज अ सर्वे? इट इज अ सरप्राइज विजिट एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस। तुम लोग मेरे को जानते हो, मैं सर तुम्हारा, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? ये रहा। तो अचानक है ना, इनकम टैक्स वाले सरप्राइज विजिट कर सकते हैं इधर। मैं इधर मस्त लेक्चर पढ़ाने के मूड में हूँ और इधर दरवाजे में नॉक नॉक करके दरवाजा खोल के देखा तो इनकम टैक्स वाले आ गए। क्यों? सर्वे के लिए, सरप्राइज विजिट। सर्वे का मतलब ही क्या है? सरप्राइज विजिट एट असेसिस प्लेस ऑफ बिजनेस। और पता है क्यों आया? अचानक आके मेरे को पूछताछ करेगा ना, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। सी झूठ बोलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन मैं अनप्लान, मैं लेक्चर पढ़ाने के फ्लो में हूँ। अचानक आके मेरे को पूछताछ करेगा तो मेरे मुंह से सच निकल जाएगा, और कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई उसको मालूम पड़ा चोर तूने इनकम छुपाई है, एस्केप, इन्फॉर्मेशन मिल गई, देख इन्फॉर्मेशन। और खाली पूछताछ ही नहीं करेगा, अचानक मेरे लेक्चर को बंद करवा के बोले बंद करो, रिवाइज इनकम पढ़ाने लग गया, बंद करे सब, कंप्यूटर खोलो, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है दो, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर। वो खुद टच नहीं करे, ये रेड नहीं है। कितने लोग इसको रेड समझते हैं? अरे रेड में तो घर में घुस के तोड़फोड़ चालू हो जाता है, रेड नहीं है ये। शराफत से मुझे डिसेंटली बिहेव करेगा, शिरीष व्यास वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज आंसर एंड वी वांट टू चेक योर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। तो कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स है चेक करेंगे, और अचानक फिर कोई चेक करेगा तो यार मैं तो रंगे हाथ तो पकड़ा जा सकता हूँ ना। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। सी हर पॉइंट में मैं तुमको क्या फीलिंग देना चाह रहा हूँ कि अपनी चोरी कैसे पकड़ी जाती है, तो बताओ कैसे पकड़ी जाती है? सी सुनने में क्या लग रहा है? 6 ही तरीके यार, 6 तरीके है ना इसमें। चल ये तो एक ही तरीका है, ये भी कोई एक चीज है, ये भी कोई एक चीज है, फॉरेन कंट्री भी है, लेकिन ये दो बहुत भारी चीज है। इसके अंदर क्या क्या होता है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चलता है। किसमें? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। बोल तो दिया कि इससे उनको खबर मिलती है, लेकिन ये कैसे ऑपरेट होता है, ये पूरा उनका टॉप सीक्रेट मिशन है। फिर फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से उनको कुछ मालूम पड़ता है, क्या कैसे मालूम पड़ता है एग्जैक्टली पता नहीं है। सी जो एकदम डेफिनेट चीज है ना, सर्वे तो सबको मालूम है, मैंने बताया सर्वे में क्या होता है, अचानक अपने ऑफिस में सरप्राइज विजिट और सर्वे। सो सी सर्वे, ऑडिट ऑब्जेक्शन, कोर्ट का ऑर्डर आना, फॉरेन कंट्री से खबर आना, ये सब क्या स्पेसिफिक चीज है। बट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और फेसलेस कोई, ये ऐसा है ना कि इसके अंदर उन लोग 1000 चीज कर सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते टाइम लगता है कि 6 ही चीज है, लेकिन इन 6 के अंदर हजारों तरकीब है उनके पास, जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि तूने लफड़े किए। ओके, बट सी इनमें से कुछ तो होना चाहिए। अगर सुनो, मेरा इन लोग अचानक से पुराने साल का केस खोल रहे हैं और मैंने पूछा क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े अचानक, और उन लोग के पास इसमें से कोई भी जवाब नहीं है, तो उन लोग मेरा केस नहीं खोल सकते। मैं उसको बोलूंगा चल हट, बंद कर ये सब, जबरदस्ती केस खोल दिया, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम। समझाने क्या बोला? अरे एओ को बोल रहा हूँ प्रोविजन पढ़ के आ, कि मेरा केस खोलने के लिए तेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बिगर इन्फॉर्मेशन के ऊपर मेरे पे चढ़ बैठा, उसको प्रोविजन रिवाइज करने बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर किधर पहुंची गाड़ी, मीनिंग पढ़ा दिया, कंडीशन हो गई, फिर प्रोसीजर। अभी नाउ लेट्स अज्यूम एक असेसी को हमने वक्त पे नहीं पकड़ा था, या फिर पकड़ा था लेकिन ढंग से नहीं पकड़ा था। अब अपने को उसकी एक इंफॉर्मेशन मिली, किसमें से, रफ सीएस में से कुछ मिला। अब आगे क्या होगा सोचो तुम लोग। अरे अपने भी एक काम कर दो, मैं वो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल था मेरा? प्रॉपर्टी बेचने का। क्योंकि किसी एग्जाम्पल से बात करेंगे ना, कम्युनिकेशन बहुत सिंपल हो जाता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बनते हैं, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, कि मैंने प्रॉपर्टी बेची थी और उसका कैपिटल गेन मैंने रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं किया था, और उनकी खबर उनको कैसे पड़ी? रजिस्ट्रार ने उनको खबर कर दी, और जैसे ही खबर मिली ना, उनको मालूम पड़ा शिरीष व्यास बड़ा टीचर बन रहा है, ऐसे लफड़े कांड करता है, चलो इसकी बैंड बजाते हैं। तो क्या करेंगे?
4 स्टेप्स फॉलो करेंगे प्रोसीजर में, 4 स्टेप। ओके, पहला स्टेप क्या होगा मालूम है? नोटिस भेजो। सुनना, अगला स्टेप क्या होगा? नोटिस भेजो, फिर नोटिस भेजो, 3 नोटिस लगातार आएगी, फिर बाद में ऑर्डर पास होगा, 3 बैक टू बैक नोटिस आएगी। वो क्या नोटिस है बताऊंगा, बट ये तो तुम लोग भी गेस कर लेते ना कि अपनी चोरी पकड़ी गई है तो उसका नोटिस तो आने ही वाला है। तो नोटिस भी 3 है, तो देखो एक एक करके बताओ। ये देखो चौथा स्टेप था, लास्ट स्टेप क्या होगा आखिर में? ऑर्डर, मतलब मैंने जो इनकम छुपाई थी ना उसको पकड़ के इनकम नए से कंप्लीट होगी, और जो मैंने टैक्स की चोरी की थी वो मुझसे मांग लेंगे। अंत में वही होने वाला है, लेकिन प्रोसीजर देखो कैसा है। स्टेप 1, सबसे पहले एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। कौन किसको भेजेगा? ड्राइंग फील करो। एओ एसएससी को भेजेगा शो कॉज नोटिस। सेक्शन याद नहीं रहा ना, लफड़े हो जाएंगे। सेक्शन याद रखना ही पड़ेगा। सेक्शन कौन सा है? 148A, और ये मैक्सिमम 3 साल में भेजेंगे, 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। तो सी, मेरा एग्जांपल क्या था बताओ? मैंने क्या लफड़ा किया था इनकम टैक्स में? प्रॉपर्टी बेचा था, उसका कैपिटल गेन्स नहीं दिखाया था ना। तो एक बार एग्जांपल हो ना, मान लो मैंने प्रॉपर्टी 21-22 में बेची थी, उसका कैपिटल गेन्स नहीं दिखाया था। तो जब प्रॉपर्टी बेचने का ट्रांजेक्शन हुआ था वो तो प्रीवियस ईयर होता है ना, एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो प्रीवियस ईयर में होता है। तो 21-22 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। तो उसका एवाई क्या बना? 22-23। फिर 22-23 का एंड क्या है? 31 मार्च 23। उसमें 3 साल जोड़ो, 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 तक मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। दैट मीन्स 31 मार्च 26 अगर निकल गया ना तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। फिर तो मैं सामने जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने खड़ा होके बोलूंगा, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, करोड़ों का कैपिटल गेन छुपाया, आपने कुछ कर भी नहीं पाए। अभी जो उखाड़ना है उखाड़ दो, जो करना है कर लो। मैं सामने से बोलता हूँ मैं चोरी किया, बोलो। ऐसा कोई करता नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम लोग मेरी फीलिंग समझ रहे हो? मीन्स अगर मैं अभी सामने से ही बोल दूं तो भी इन लोग कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, कानून के हाथ बंधे हुए रहते हैं। और बंधन क्या है? 3 साल के बाद चोरों को नहीं पकड़ सकते। सी, तुम लोग को लग रहा है ये तो गलत कर रहे हैं लोग। गलत क्यों कर रहे हैं? ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थोड़ा डिलीजेंटली, एकदम एफिशिएंटली काम करे। उन लोग को भी तो सी, वहां पर भी अपने ऐसे लोग ही बैठे हैं ना। उन लोग के साथ अगर ढीलापन रखेंगे तो पब्लिक भी ढीली, वो लोग भी ढीली, तो चलेगा कैसे? तो उन लोग के ऊपर कंट्रोल रखा है कि चोरों को पकड़ना है, अलर्ट रहो, 3 साल के अंदर पकड़ना है। तो टेल मी, कैन आई से लाइक दिस? चोरों को वक्त पे पकड़ना है तो एवाई के 12 महीने में सल्टा दो, एवाई के 12 महीने में। लेट पकड़ना है तो एवाई के 3 साल। बट 3 साल में तो स्टेप 1 इनिशिएट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथे स्टेप तक जाते आते तो टाइम और आगे चला जाएगा। शो कॉज नोटिस 3 इयर्स के अंदर इशू होना चाहिए। बाकी क्या, शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे तो उसमें तो टाइम बढ़ेगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा 3 साल में सल्टा दो पूरा। अरे 3 साल में खाली शो कॉज नोटिस इशू करो, आगे नेक्स्ट स्टेप है, फिर नेक्स्ट स्टेप है, ऐसे तो टाइम 3 का 4-5 साल हो जाएगा आगे। अंदाज से बोल रहा, गिन मत लेना ऐसे। बट दिस 3 years इज फॉर इशूइंग शो कॉज नोटिस। कहां से गिनना चाहिए? फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई मत बोलना, रेलेवेंट एवाई। क्योंकि अभी ये जूना केस हो गया ना, तो अपने बोलते ना उन दिनों का, वो वाले साल का, जो वो वाला साल जब तूने लफड़े किए थे, वो वाला को इंग्लिश में कैसे बोलते? रेलेवेंट। तो मेरे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी कब बेची थी? 21-22, तो वो तो प्रीवियस ईयर था, लेकिन उसका रेलेवेंट एवाई 22-23, और उसका एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 23। उसके बाद 3 साल, इतने टाइम में नोटिस निकल जानी चाहिए। कौन सी नोटिस? शो कॉज नोटिस। शो कॉज क्यों बोलते हैं मैं? क्योंकि इस नोटिस में ये लोग बोलेंगे, सर जी हमें खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कि आपने प्रॉपर्टी बेची थी सन 2021-22 में, और वो आपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं की थी, तो हम तो आपका उस साल का केस खोल रहे हैं। आप बोलो हम क्यों ना खोले, यू गिव रीजन, शो कॉज। ऐसा लेटर आएगा, और शो कॉज नोटिस के साथ है उनको जो खबर मिली ना वो भी अटैच करेंगे। ऐसे शो कॉज नोटिस पकड़ा देंगे तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा? मैं भी सोचूंगा मैं तो 1000 लफड़े किया हूं, ये कौन सा लफड़े का मालूम पड़ेगा? लफड़ेबाज लोग के तो 1000 लफड़े होते हैं ना।
तो उसको बताएंगे देख तूने हजारों लफड़े किए, लेकिन तूने वो जो प्रॉपर्टी बेची वो वाला लफड़ा है ना, वो हमको मालूम पड़ा है, वो इन्फॉर्मेशन अटैच करके बेचते हैं। मतलब अपने हाथ में 2 कागज आएंगे, शो कॉज नोटिस प्लस इंफॉर्मेशन, ताकि पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंटली उनके बिहेव करना है, उनको भी खबर मिले कि हमको क्या खबर मिली है तेरे खिलाफ, तो अटैच करके आएगा। ओके, ये देखो इधर टाइम लिमिट लिखा है मैंने, विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट AY। ओके, फिर ये नोटिस असेसी के पास पहुंची, उसके बाद असेसी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। उसको पूछ क्या रहे, शो कॉज मतलब क्या, गिव रीजन कि तूने 21 22 में इनकम बराबर से क्यों नहीं दिखाई, हमको तो खबर मिली है। सी मेरे एग्जाम्पल में तो है ना इतना साफ साफ पता चल गया ना कि असेसी बोलेगा भी क्या। लेकिन कभी कभी है ना इंफॉर्मेशन थोड़ी वीक होती है, विच में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग विद द IT डिपार्टमेंट। तो उसमें अगर मुझे सामने शो कॉज करने मिले ना, तो मैं बोल सकता है किस इंफॉर्मेशन पे उछल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, तेरे को कुछ भी क्या क्या पता नहीं क्या ही क्या है लग रहा है मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं शो कॉज में अपने आप को राइट प्रूव कर सकता हूँ, फिर केस ड्रॉप हो जाएगा, उधर ही ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, मेरे एग्जाम्पल में लग रहा है यार शिरीष सर ने प्रॉपर्टी बेची थी, ये तो साफ साफ रिटर्न में मिसिंग है, दिख ही गया, तो अब इसमें क्या ही सर सफाई दे देंगे। लेकिन जो भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए शो कॉज करना पड़ता है। बाकी मेरा एग्जाम्पल तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन मैनी टाइम्स ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ना विच इज लिटिल वेग, उसमें असेसी अगर सामने रिप्लाई देगा ना, तो शायद उन लोग को अपना केस ड्रॉप करना पड़ सकता है। ओके ओके, रिप्लाई कितने टाइम में करना है, इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस। एरो फील करो, देखो असेसी क्या कर रहा है, देख जल्दी रिप्लाई कर रहा है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। SP मतलब स्पेसिफाइड टाइम में रिप्लाई करेगा। और कभी इन लोग बोलते हैं हमको 30 दिन में जवाब दे दो, 10 दिन में बताओ, जो बोलना है बोलो, हमको इसका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई चाहिए। और ऑब्वियसली रिप्लाई देना असेसी के फायदे में है ना, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो वो तो मेरा केस रीओपन करके आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे रिप्लाई देने का मेरा पर्पस क्या, उनको रोकना चाहता हूं कि भाई आपको कुछ गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा केस मत खोलिए। इट इज मेरे फायदे में कि मैं रिप्लाई करूं। ये क्यों बोला, कितने लोग बोलते थे रिप्लाई नहीं किया तो, अरे पागल है, नहीं रिप्लाई करेगा, करना ही चाहिए, नहीं करोगे वो तो आगे बढ़ेगा ना। फिर ये दिख रहा है मैंने 3 साल के यहाँ पे तारा बनाया, कभी कभी 5 साल तक इन लोग शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं अगर कोई बड़े लफड़े का मालूम पड़ा है, 50 lakhs और मोर। जैसे मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी बेची थी ना, उसका जो कैपिटल गेन हुआ था ना 50 lakhs और मोर था, तो फिर मेरे को 5 साल तक कभी भी शो कॉज नोटिस आ सकती है। कैसे गिनोगे 5 साल, मेरे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी कब बेचा था, 21 22 बेचा, तो प्रीवियस ईयर था, उसका AY क्या होगा 22 23, 22 23 बिकम्स AY, उसमें 5 साल ऐड किया तो 31 March 28 तब तक आ सकता, अगर मेरा कैपिटल गेन 50 lakhs और मोर का मैंने छुपाया था। इफ द एस्केप्ड इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन भी है ध्यान देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 lakhs, देन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट AY यू कैन गेट द शो कॉज नोटिस। ओके, फिर अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सोचो ना, इस फ्लो में असेसी ने रिप्लाई कर दिया, जैसे मेरा एग्जांपल हो ना, मैंने क्या रिप्लाई किया होगा, हाँ वो 21 22 का रिटर्न मैंने गाय गाय में भर दिया था, अरे मैं इमेजिनरी रिप्लाई बना रहा हूँ, हाँ प्रॉपर्टी बेची थी, मैं तो क्या अपना कोचिंग क्लास के इंप्रेशन में था, तो अपने क्लासेस का जो फीस है उसका रिटर्न भर दिया, वो प्रॉपर्टी का स्किप हो गया, ऐसे रिप्लाई दिया। तो बोले ये कोई फालतू चीज़ है, ऐसे थोड़ी होता है, अब हम तेरा केस खोलेंगे। तो मेरे से बात करने के बाद उसने फाइनल निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि इसका केस खोलना है कि नहीं, और मेरा जवाब तो ऐसा फालतू था, हाँ मिस हो गया, स्किप हो गया था, तो ये थोड़ी कोई रीज़न है यार, तो उन लोग मेरा केस रीओपन करेंगे। तो उसके लिए भी एक ऑर्डर पास होता है कि शिरीष व्यास का शो कॉज नोटिस में जो रिप्लाई आया ना, उसमें कुछ जमा नहीं हमको, हम तो उसका केस खोल रहे हैं, उसका भी एक ऑर्डर पास होता है। कितने टाइम में, कुछ फिक्स टाइम नहीं है इसका, देर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दिस, बट इन लोग एक ऑर्डर पास करेंगे। क्योंकि सी अगर शो कॉज नोटिस के बाद मैंने रिप्लाई दिया, तो डोंट यू थिंक उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, रिप्लाई मेरा सही है या रिप्लाई मेरा फालतू है। रिप्लाई सही है तो उन लोग छोड़ देंगे, और रिप्लाई ढंग का नहीं है तो पकड़ लेंगे। बेसिकली इधर हो ही क्या रहा मालूम है, इन लोग डिसाइड करें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बट दैट डिसीजन ऑफ इट इज टेकन इन एन ऑर्डर। ये देखो, तो नेक्स्ट चीज क्या दिखेगी बच्चों को, ऑर्डर।
बट नो स्पेसिफिक टाइम, मतलब ये ऑर्डर इन लोग इश्यू तो करेंगे, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट एक ऑर्डर आना ही चाहिए। क्यों, फाइनल बताओ तो सही, मेरा केस खोल रहे हो कि नहीं? शो कॉज नोटिस तो पकड़ा दिया, मैंने आपको जवाब भी दिया, अभी क्या कर रहे हो, मेरा केस खोल रहे हो कि नहीं, बताओ तो सही। तो ऐसा ऑर्डर पास करना पड़ता है, एक ऑर्डर पास हो तो फॉर्मल चीज बन जाती है कि हमने डिसाइड किया कि तेरा केस खोलेंगे। तो एक्चुअल रीओपनिंग नेक्स्ट स्टेप से चालू होगा। हाँ, ये जो ऑर्डर है ना, इसका भी सेक्शन 148A है। सी, इस स्टेप में, इस स्टेप 1 चल रहा है, 4 स्टेप ही टोटल, पहला स्टेप ही है अभी। स्टेप 1 में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका नाम सेक्शन 148A है। तो ये ऑर्डर को भी लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A। तो कभी ऐसा सुनने में है ना ऑर्डर अंडर 148A, तो मतलब तुमको क्या है, हाँ सर बोले थे ना, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये चीज लिखी होती है इस ऑर्डर में। ओके, लेकिन सी, ये ऑर्डर पास करने के लिए ना, एओ विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ एडिशनल सीआईटी और जेसी। अब देखो, आज मैंने तुमको हायरार्की देख के रखा था कि नहीं, ये देखो, लुक हियर, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जेसी या एडिशनल सीआईटी। इसका मतलब समझ, जब परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो जरूर एओ या आईटीओ होगा या एसीडीसी होगा, तभी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई ऐसा बोले नहीं सर एओ तो आपने बोला, ये लोग भी तो एओ होते हैं ना, हाँ तो ठीक है, अगर एडिशनल सीआईटी खुद साक्षात एओ का रोल अदा कर रहा है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। बट मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये एडिशनल सीआईटी और जेसी लोग है ना, बड़े केस में हाथ डालते हैं, रेड जैसी पार्टी होती है ना, उसमें ही इन्वॉल्व होते हैं, ब्लॉक असेसमेंट जो बोला था मैंने। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। कल को कोई स्टूडेंट मेरे को ऐसा डाउट पूछते ना, सर ये जो आप रीओपनिंग अभी जो पढ़ा रहे हो ना, अभी इसमें अगर हमारा एओ एडिशनल सीआईटी है तो ठीक है, देन ही डजंट नीड परमिशन बिकॉज ही इज मैच्योर्ड इनफ। हु नीड्स परमिशन इफ योर केस इज हैंडल्ड बाय आईटीओ और एसीडीसी। ओके, और 99% ये कहीं लिखित नहीं दिया है कानून में, लेकिन मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, 99% या तो आईटीओ तेरा केस देख रहा होगा या एसीडीसी। एसीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर, वो लोग ही मेरा केस हैंडल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये लोग केस हैंडल करते हो तो दे नीड परमिशन ऑफ जेसी या एडिशनल सीआईटी। इन दोनों में से किसी का भी परमिशन लो, और परमिशन लेके ऑर्डर पास करो जिसमें लिखा होगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब समझा मैंने तुमको आज हायरार्की क्यों बता दिया। सी, पढ़ाने में ना सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं सीक्वेंस को थॉटफुली प्लान नहीं करूँ ना, ये सब्जेक्ट कैन बिकम अ टेरर ऑल्सो। ओके, तो एक काम करो, अपनी ड्राइंग में ना ये एओ को ऐसा फील करो ये कोई जूनियर एओ होगा या आईटीओ या एसीडीसी, फिर उससे किसकी परमिशन ली, आइदर जेसी और एडिशनल सीआईटी। ये दो इधर लिखा है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर एडिशनल सीआईटी और जेसी विल बी रिक्वायर्ड। ओके, कोई बोले उससे बड़े आदमी की परमिशन लो, तो कहीं पे भी नहीं आ सकता है, इन्हीं से लेना है। अरे इन लोग के ऊपर भी होते हैं ना सीसीआईटी वो लोग, उन लोग क्या, अरे वो लोग बोले मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ परमिशन देना भी काम हो जाता है यार। आज मेरे से कोई परमिशन मांगने आया तो मैं उसको केस को स्टडी करने में टाइम डालना पड़ेगा, फिर परमिशन दूंगा ना। तो सी, कितने लोग को लगता है सर जब इसकी परमिशन ले तो इससे और ऊपर वाले की परमिशन भी तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिसकी परमिशन बोला है उसी का लेने का। इधर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं जेसी की परमिशन लूंगा या फिर एडिशनल सीआईडी, इन्हीं दो में से किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो स्टेप 1 खत्म। 1 सितंबर 2024 के पहले अलग सिस्टम था परमिशन का, अभी जो परमिशन की बात की ना, लेकिन अपने तो 1 सितंबर 2024 के आगे निकल चुके। अपनी एग्जाम में ईयर क्या है बताओ, 25-26, विच इज अवे फ्रॉम 1 सितंबर 24। मतलब मैं मेरे प्रीवियस बैचेस में ना थोड़ा अलग पढ़ाया था, खास करके जो परमिशन का रूल है ना वो मैंने थोड़ा अलग पढ़ाया था। ओके, अब है ना इसमें एक एक्सेप्शन है, ये स्टेप 1 है ना, कभी कभी करने का जरूरत ही नहीं है। इसी स्टेप 1 में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये बंदे के खिलाफ इंफॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चलो बात करके देखते हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं ना। लेकिन कोई कोई केस में क्या होता है, शो कॉज नोटिस देते नहीं है, मार दिया जाए, सीधा सीधा केस रीओपन ही कर देंगे। कब मालूम है, अगर लोग जल्दी देख, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए अगर कुछ खबर मिली है
तो तुम्हारे साथ स्टेप 1 नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सी इन लोग का ये जो फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो ड्राइव है ना, वो इतना ऑथेंटिक है ना कि उसमें तेरी कोई सफाई काम नहीं आएगी। सी ये एक्चुअली इन लोग क्या कैसे करते बच्चों को पता नहीं, इससे तुमको थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है ना कि फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में इन लोग ने एआई को भी डाल दिया है, और ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली है ना कि वेयर यू डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, दे आर सो श्योर कि लफड़ा हुआ है। तो उन लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा गाड़ी चालू होगा स्टेप 2 से। मतलब जो मैं 4 स्टेप बता रहा हूं उसकी जगह पे 3 स्टेप होंगे। रीजन? because faceless collection of information is an authentic source of information which makes them so confident कि पक्का लफड़ा हुआ है, बड़ा कांड हुआ है, इसकी तो अभी बैंड बजानी पड़ेगी। ओके हाँ, बाकी सब में क्या है, थोड़ा उनको लगता है नहीं शायद हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो एक बार बातचीत कर लेते हैं तो स्टेप 1 होता है। ओके इधर देखो क्या लिखा, पढ़ो। फेसलेस कोई मतलब कलेक्शन इंफॉर्मेशन, स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके वो स्टेप 1 की जरूरत ही नहीं। सी मैंने इधर पता है इसको ज़्यादा ऐसा हाईलाइट जैसा क्यों किया है, मेन स्टेप का नाम ये है। चीज़ें मल्टीपल दिख रही है लेकिन मेन स्टेप का नाम और मेन टाइम लिमिट होता है, उसको देखो मैंने एक अलग ही कलर से प्रोड्यूस किया है। शो कॉज नोटिस भेजना 148A में विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई इज स्टेप नंबर 1। ओके फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में कब जाएगा? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसमें मार दिया जाए डिसाइड किया तो छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए ना। जैसे ये स्टेप में मालूम पड़ा ये तो बेचारा इनोसेंट है तो उसको छोड़ देंगे तो केस खत्म हो गया। लेकिन लेट्स अज्यूम उन्होंने डिसाइड किया काय का तेरी तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है और तुझसे बात करके कुछ जेन्यून भी नहीं लग रहा है, अब तो तेरी बैंड बजानी हमको, तो इन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक और नोटिस आएगी। देखो क्या लिखा है स्टेप 2 में, क्या होगा, एक और नोटिस भेजेंगे, नोटिस अंडर सेक्शन 148। नींद के नशे में कितने लोग को क्या लग रहा होगा, सेम नोटिस आ गया, होश में है कि नहीं? ये 148 के आगे ए लिखा था, ए, और इधर ये प्लेन 148 है। कैन यू गेस इस नोटिस में क्या लिखा होगा? इस नोटिस में लिखा होगा कि सर जी आपको उस साल का रिटर्न भरना है। किस साल का? जिस साल में तुमने झोलझाल किया था ना, जो हमने पकड़ लिया है, उस साल का रिटर्न भरना है। जैसे मेरा एग्जांपल क्या था, मैंने क्या लफड़े किए थे, प्रॉपर्टी बेची, उसका कैपिटल गेन डिस्क्लोज नहीं किया था ना, तो कब प्रॉपर्टी बेची थी, याद कर लो ना मेरा एग्जांपल 21-22। तो मुझे बोलेंगे 21-22 का रिटर्न भरो, प्रीवियस से 21-22 एवाई 22-23, मतलब उस साल का रिटर्न भरने का बोलेंगे। और रिटर्न क्यों मांग रहे हैं? अब पता है बच्चों को डाउट क्या आना चाहिए, यार सर के एग्जाम्पल में सर ने रिटर्न तो भरा ही था, खाली रिटर्न में सर ने कोचिंग क्लास का सब इनकम दिखा दिया, कैपिटल गेन छुपाया था, रिटर्न तो भरा ही था, अब दोबारा क्यों रिटर्न मांग रहे? जनरली स्टूडेंट यही आंसर देते हैं, क्या मालूम है, एसएससी को मौका देना चाहते हैं, अभी तो बता दे, अब तो तेरी चोरी पकड़े, अब तो सच्चा सच्चा रिटर्न भर दे, वो पर्पस नहीं है। टेल मी व्हाई आर दे आस्किंग मी टू फाइल द रिटर्न? जबकि तुमने मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुना होगा ना, मैंने प्रॉपर्टी बेचने का जो लफड़ा किया था उसमें मैंने रिटर्न तो भरा ही था, खाली कैपिटल गेन छुपाया था, बाकी कोचिंग क्लास का इनकम तो दिखाया था, तो मैं तो रिटर्न भरा ही था उन दिनों में, वापस क्यों रिटर्न मांग रहे? सुनो, ये जो थियरी पढ़ो इसका नाम क्या? रीओपनिंग। जब चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ते ना तो उसका फाइल क्लोज हो जाता है, और जब फाइल बंद हो जाती है उसको वापस खोलना पड़ता है ना, तो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स का स्क्रैच क्या? रिटर्न से चालू होता है सब। सी रीओपन हुआ है, कोई बोलेगा अरे हमने तो रिटर्न तो भरा ही था वो टाइम, अरे वो टाइम तूने रिटर्न भरा था लेकिन हमने उस वक्त तेरे पे कार्रवाई भी तो नहीं की थी ना, तो तेरा तो केस बंद हो गया था। अब बंद केस को खोलेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, नए से रिटर्न भरो। फील द वर्ड रीओपनिंग। रीओपन मतलब रीओपन, री मतलब वापस, रिटर्न भी भरा तो वापस भर। अरे कितने लोगों को तो असेसमेंट हो भी गया होता है, ढंग से नहीं हो तो वापस हो रहा है ना, ये सब री हो रहा है, री मतलब रिपीट। और सुनो, ये रिटर्न में है ना, कितने लोग मेरे को बोले ना सर अपने से रिटर्न इसलिए मांग रहे क्योंकि उन लोग अपने से चाहते कि तूने पहले तो लफड़े किए थे, अभी तो सच्चा रिटर्न भर दे, इस उम्मीद में नहीं मांग रहे। पता है कितने लोग तो क्या करते हैं,
पहले जो रिटर्न भरा था सेम रिटर्न पकड़ा देते हैं। उन लोग ने अपने से ये उम्मीद करके रिटर्न नहीं मांगा है कि तेरी चोरी पकड़ी गई अभी तो सच्चा सच्चा रिटर्न भर, उस उम्मीद में मांगा भी नहीं है। इनफैक्ट 99% पब्लिक मालूम है क्या करती है, पहले वाला रिटर्न ही सेम पकड़ा देते हैं, आपको रिटर्न चाहिए ले ले वापस। तो तुमको भी लगेगा ये तो फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है। लॉ है ना, एक तरीके से चलता है। किसी का केस खोलना है, जो केस बंद पड़ा है, बंद गड़े मुर्दे उखाड़ते तो अपने को रीस्टार्ट करना पड़ता है, रिटर्न से शुरुआत। जबकि रिटर्न पता है, गवर्नमेंट को भी पता है फॉर्मेलिटी है। इनफैक्ट पता है पब्लिक तो क्या करती है, रिटर्न के बोले लेटर दे देते हैं, इन रिस्पॉन्स टू, ये देख, इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 I would like to say that please consider my old return as return in response to 148 which I filed in those days. लेटर दे दिया तो भी चलता है। इन शॉर्ट सी, रिटर्न क्यों मांग रहे हो तो मैंने बता दिया, क्योंकि अपने को रीस्टार्ट करना है ना। लेकिन इसमें रिटर्न पेश करने के अलग अलग तरीके बताओ। कोई कोई लोग तो लेटर ही दे देते कि मेरा वही रिटर्न पकड़ लो ना, रिटर्न ही चाहिए ना, वही ले लो चलो। फिर कोई कोई लोग क्या करते, फ्रेश रिटर्न दे देते लेकिन चोरी बता देने सेम दिखा देते। और कोई कोई लोग तो बेचारे सीधे भी होते, हाँ मैं पकड़ा गया हूँ तभी दिखा देते। जो करना है करो, ये रिटर्न एक मियर फॉर्मेलिटी है, बिकॉज सिंस वी आर रीओपनिंग द केस इट हैज टू स्टार्ट विद द रिटर्न। ओके, और बाय द वे ये नोटिस कब जाएगा, अरे हर नोटिस इज टाइम ड्रिवन। टेल मी, ये नोटिस कब भेजा था, 3 साल में, कभी कभी 5 साल भी होता है, बड़ा लफड़ा 50 लाख का लफड़ा होता है ना। और इसका टाइम क्या है, 3 years 3 months। ऐसा कैसा टाइम है, बट है 3 years and 3 months। इतने टाइम में ये नोटिस इशू कर दो। सी, जो भी टाइम लिमिट है इतने टाइम में नोटिस इशू करना है। खाली वही एक नोटिस था, मालूम है गए लेक्चर में क्या था, 143(2), उधर क्या था, नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए एसएससी को। उसको प्लीज एक एक्सेप्शन की तरह रखो। बाकी मेरे वार्तालाप में जब कभी बोलूँ ना, नोटिस इतने टाइम में निकालना है, इशू इतने टाइम में होना चाहिए। एसएससी को मिला थोड़ा लेट तो चलता है। तो टेल मी, ये भी क्या था, 3 साल में इशू हो जाना चाहिए। मिला 3 साल के 1-2 दिन के बाद तो चलता है, इशू हो जाना चाहिए। और ये भी टाइम तो बोल पहले, 3 years 3 months में इशू हो जाना चाहिए। और गिनती वही एवाई से, एवाई कौन सा, रेलेवेंट एवाई। मेरे एग्जाम्पल में क्या था, मैंने 21-22 में प्रॉपर्टी बेचा था, वो तो प्रीवियस ईयर है, उसका एवाई 22-23, वहीं से गिनना है। और ये जनरली कोई जून ही आएगा ना, जनरली कि हमेशा जून आएगा। सी, ये 3 years अपने एंड ऑफ एवाई से गिने थे, और मार्च टू मार्च गिनोगे तो कोई मार्च पे पहुंचोगे ना यार। लेकिन इसमें 3 महीने और जोड़ने हैं तो जून तक रहेगा, है ना। और इधर ये तारा क्यों बना है, समझ जाओ। अगर किसी का बड़ा लफड़ा हाथ में आया 50 lakhs और मोर का, तो 5 years and 3 months। इन शॉर्ट जो प्रीवियस स्टेप में टाइम था ना, उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा बढ़ा दो। ओके, ये ना काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। मुझे पूछो 1 सितंबर 2024 के पहले के जो प्रोविजंस में पढ़ाता था ना, बहुत हौच-पौच था, बहुत कंफ्यूजिंग था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो। बट थैंक्स टू अवर लॉ 1 सितंबर 2024 में जो चेंजेस आए ना थियरी में, अभी काफ़ी स्मूथ हो गया है। इसमें भी तुमको लगेगा मगजमारी बहुत है, लेकिन एकदम सेंसिबल प्रोविजंस बन गए। अभी पहले थोड़े नॉनसेंसिकल प्रोविजन भी थे। एनीवेज, पुरानी बात को याद मत करो, क्योंकि मैं जो डेट बोल रहा हूँ 1 सितंबर 24 है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यू विल बी टेस्टेड ऑन द लॉ एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, for which 1 September 24 has become a dead past. ओके, टेल मी, इसका रिप्लाई में एसएससी क्या करेगा, रिटर्न भरेगा। अरे नोटिस में रिटर्न मांगा है तो रिटर्न ही भरेगा ना। हाँ, रिटर्न कितने टाइम में भरना है ये नोटिस में ही लिखा होगा। 148 नोटिस से बोलेंगे सर आपको 40 दिन में रिटर्न भरना है, 50 दिन में भरना है, जो टाइम बोला उतने टाइम में भरना है। लेकिन कानून ने पता है क्या बोला है, 3 महीने से ज्यादा वक्त मत दो रिटर्न भरने को उसको, क्योंकि तुम उसको ज्यादा वक्त दोगे रिटर्न भरने का तो ज्यादा वक्त लेके बैठेगा, तो उसका रिटर्न कब तो आएगा, कब आगे काम बढ़ेगा। ऑलरेडी हमने चोरों को लेट पकड़ा है, तो उसमें लेट में और लेट नहीं होना चाहिए।
इसे मैक्सिमम कितना टाइम एसएससी को देना चाहिए? 3 महीना फ्रॉम सुन एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस नोटिस वॉज इश्यूड। ये नोट मान लो ये 148 नोटिस है ना, उसको 6 मई को दिया, 6 मई को, 6 मई को दिया था क्या नोटिस अंडर 148, 6 मई को इश्यू किया था। तो टेल मी मैक्सिमम एसएससी को कितना टाइम देना चाहिए रिटर्न फाइल लेना? एंड ऑफ द मंथ बोला ना, तो 6 मई को एंड कर दो, एंड हो गया तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, मतलब मैक्सिमम 31 अगस्त जितना टाइम देना चाहिए रिटर्न भरने का, ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं खड़ू से हूं तो क्या बोलूंगा, 4 दिन में रिटर्न भर, 10 दिन में भर, मेरे को लेट हो रहा है, मीन्स एनी टाइम आई विल प्रिस्क्राइब, आई विल डिसाइड, बट वॉट लॉ हैज टोल्ड मी, यू कैन नॉट गिव हिम मोर देन 3 months टाइम, मैक्सिमम 3 months कैन बी प्रिस्क्राइब। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो ना, लेकिन मेरे पास उधर लिमिटेशन क्या है, 3 महीने से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलेगी रिटर्न भरने की। 3 महीना कैसे गिनोगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इश्यूड। देखा कितने सारे टाइम लिमिट्स है? पढ़ो क्या लिखा है, एसएससी रिटर्न फाइल करेगा विद इन, मेन ऐसे टाइम, ऐसे 3 months तो मैक्सिमम है ना, ऐसे तो जितना टाइम बोला उतने टाइम में भर, बट एओ कैन नॉट प्रोवाइड अ टाइम ऑफ मोर देन 3 months फ्रॉम end of the month in which this notice was issued. When is this notice issued then? When is this notice issued? 3 years, 3 months from end of the relevant AY. Okay. Okay, फिर ये खत्म हो गया स्टेप, रिटर्न आ गया। अब सी ये स्टेप में ना कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन का कार्यक्रम स्टेप 1 में हो चुका था ना इधर। लेकिन फेसलेस कॉई वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोग का तो स्टेप 1 हुआ ही नहीं था, तो उन लोग का तो प्रोसीजर ही स्टेप 2 से चालू हुआ था ना, तो इधर परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेप 2 में। किसमें? फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाला मैटर हुआ तो, जैसे मान लो मेरे खिलाफ है ना, उनको फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए कुछ मिला है, तो उन लोग तो मेरे को डायरेक्टली स्टेप 2 से चालू करेंगे ना, तो दे हैव टू टेक परमिशन। एंड ये एसएससी लोग चेक भी करते हैं, अगर उससे परमिशन नहीं लिया ना तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं कर, परमिशन ले, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई राइट टू चेक वेदर ही हैज टेकन द परमिशन और नॉट। सी उन लोग के पास पावर है तो अपने भी राइट्स है कि उन लोग ढंग से काम करेंगे, हम भी चेक करेंगे। बट सी ये परमिशन की स्टेप 2 में रिक्वायरमेंट कब होगी? फेसलेस कॉई, क्योंकि फेसलेस कॉई वाले केस में स्टेप 1 हुआ ही नहीं था। हाँ, बाकी सब केस में तो स्टेप 1 हुआ था, तो परमिशन का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टेप 2 में परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। ओके, ये उसका डाउट मैं बता रहा हूँ क्या है। अपने 148A 3 years में इशू किया था ना, तो उसके बाद अगले नोटिस को 3 years 3 months क्यों दिया है? ताकि 3 महीने में ये सब काम हो जाए। क्या काम? अरे ये 3 साल में शो कॉज नोटिस दिया था ना, फिर अगली नोटिस को 3 साल 3 महीना क्यों रखा है? मतलब 3 महीना गैप क्यों है? क्योंकि ये सब में टाइम चला जाएगा ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, एसएससी का रिप्लाई आना, फिर ये ऑर्डर पास करना जिसमें हम लिखते हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये सब उस इंटरवेनिंग 3 महीने में हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि सी अगर ये वो आराम से करेगा, ये देखो उसने 3 साल में शो कॉज नोटिस तो निकाल दिया, फिर वो बातचीत किए जा रहा, ऑर्डर पास होने का ठिकाना ही नहीं है, तो सब फालतू हो गया ना। सी आज ये हूँ ना अगर मैं, तो मैं हर टाइम को माइंड में रख के काम करूँगा, तो ये सब चीज़ें ना इतना फास्ट करूँगा कि मुझे अगले नोटिस भेजने का टाइम मिस ना हो जाए। इन शॉर्ट द गैप का लॉजिक इज व्हाट, सो डैट दिस एक्टिविटीज कैन बी फिनिश्ड ड्यूरिंग दैट 3 months पीरियड। और अपने को पता है ऐसा 3 months ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा गैप होता है। बताऊँ कैसे? ये देखो, ये 3 साल में तो शो कॉज नोटिस इशू करना है लेटेस्ट 3 साल के एंड तक, पर जरूरी कि सब लोग लास्ट मोमेंट में जागते, अपनी तरह कि एग्जाम आई तभी लास्ट मोमेंट में जागेंगे। सी ये 3 साल तक इशू कर सकते हैं, 2.5वें साल में भी तो इशू हो सकता है ना, 2.5 समझता है, 2.5 years, 2.5। सी मैंने प्रॉपर्टी बेचने का घपला कब किया था? 21-22,
तो जरूरी थोड़ी इन लोग 3 साल के एंड तक वेट करके एक्शन लेंगे, जल्दी भी तो इन लोग शो कॉज नोटिस दे सकते हैं ना। सी विद इन का मतलब 3 साल से पहले भी तो हो सकता है। तो सोचो उन लोग ने 2.5 ईयर्स में एक्शन चालू कर दिया होगा, तो 2.5 ईयर्स के बाद तो 3 ईयर्स 3 मंथ्स को तो काफी गैप है, मतलब ही विल गेट अ गुड टाइम। बट लेट्स अज्यूम एकदम एंड मोमेंट पे उसने काम चालू किया 3 साल की एक्सपायरी पे, तो 3 मंथ्स का एक रूम है उसके पास। Anyways, I was talking about this 3 months. This 3 months का logic is ये activities can get over within that 3 months time and it is easily possible. फिर रिटर्न आ गया, फिर बाद में क्या होगा, रिटर्न आने के बाद उसको ऑफिस बुलाओ, और ऑफिस बुलाने के लिए इन लोग का स्टैंडर्ड चिट्ठी है 143(2). तो अगला नोटिस है 143(2). अब तुम लोग बोलोगे सर 143(2) तो रेगुलर असेसमेंट में आया था, इधर कैसे आ गया? आता है। सी इनकम टैक्स वालों की स्टाइल सुनो, चोरों को चाहे वक्त पे पकड़ो कि लेट पकड़ो, जब पकड़ के उसको ऑफिस बुलाना है ना, तो उसका पत्र स्टैंडर्ड है 143(2). ओनली थिंग इज चोरों को वक्त पे पकड़ते तो रेगुलर असेसमेंट के अंडर आ जाता है वो वाला सेक्शन, और इधर चोरों को लेट पकड़ रहे हैं तो इस थियरी में आ गया। सी इन लोग के लेटर को स्टैंडर्ड रखा है ताकि क्या लॉ कॉम्प्लिकेट नहीं होता, क्योंकि उन लोग के माइंड में क्या है, अरे चल ना चोरों को टाइम पे पकड़ा के लेट पकड़ा, अल्टीमेटली पकड़ा ना, और पकड़ने के लिए बातचीत करने का लेटर सेम रखो सो डेट लॉ डजंट गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो अगला नोटिस क्या होगा बताओ, 143(2). कौन किसको भेजे, एरो फील करो ना, मेरा एरो। ऑब्वियस एओ असेसी को नोटिस देगा। इसका टाइम लिमिट गेस करो ना। कल वाले लेक्चर है पता है, रेगुलर असेसमेंट में ये जब आया था इसका टाइम क्या था, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इधर नया रिटर्न इज फाइल्ड, इधर भी तो रिटर्न फाइल हुआ ना। तो सी ये रिटर्न जब भी फाइल किया ना, उस साल का एंड पकड़ो, उसके बाद 3 महीने में नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। अरे नई चीज नहीं बता रहा हूं, सेम ही चीज है। जो मैंने डेडलाइन टाइम लिमिट रेगुलर असेसमेंट बताया था वो इधर काम आ रहा है। अब देखा एक से कैसे कनेक्टेड है, वो पुरानी चीज भूल गया होता ना अगर कोई सोचो, तो इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। तो सेम टाइम लिमिट है विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। एक्चुअली इधर ऐसा बोलना चाहिए, रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस इज फाइल्ड। ओके, वो रिटर्न कब फाइल किया था, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जब भी फाइल किया वो साल एंड हो जाएगा, उसके 3 महीने में मुझे नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। इस नोटिस में क्या लिखा होगा, अटेंड द ऑफिस, इधर लिखा हुआ है। 3 months कहां से गिनना है, एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। फिर अटेंड करूंगा मैं, अटेंड कब करूंगा, ऑन स्पेसिफाइड डे। वो तो जो दिन पे बुलाएगा वो दिन जाके अटेंड करना। ओके, तो अटेंड हो गया, बस खत्म, स्टेप 3 भी हो गया। अब क्या होगा, ऑफिस अटेंड किया तो बातचीत होगी। ये देखो बातचीत हो रही है, ए और असेसी बातचीत कर रहे। मेरा एग्जाम्पल लेके चलो ना, मेरे एग्जाम्पल में ये देखो, अरे शीरीष पे हंसी रहा, देखो क्या लफड़ा किया था, प्रॉपर्टी बेची थी, कैपिटल गेन दिखाया नहीं था 21 22 में, तो मेरे को इधर बिठा के बातचीत करे। एक से मेरे को बातचीत क्यों करे इसमें, अभी ये मीटिंग की जरूरत क्या है? नहीं, ये मीटिंग का पर्पस क्या बताओ। मेरा एग्जांपल ले लो कि मैंने प्रॉपर्टी 23 22 में बेची थी, वो उन लोगों को मालूम पड़ा, और उन लोग ने शो कॉज नोटिस में ये भी डिसाइड कर दिया कि मैं कल्प्रिट हुई, सब डिसाइड हो चुका है। तो अब मेरे से मिलना क्या है, समझ रहे? मेरा डाउट क्या है, सीधा मेरा टैक्स कैलकुलेट करके मांग लेना चाहिए ना। ये है कंप्यूटेशन मीटिंग। अब ये झगड़ा नहीं होगा कि मैंने कैपिटल गेन छुपाया था कि नहीं छुपाया था। छुपाया था, मैं गिल्टी हूं, वो सब तो स्टेप 1 में हो चुका है, मार दिया जाए, छोड़ दिया, मार दिया जाए इसको। लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में कुछ डेटा चाहिए, आपने कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी कब परचेज किया था, कब बेचा था, और पुराने ज़माने में इंडेक्सेशन होता था, अभी इंडेक्सेशन बंद हो गया है, तो ये कैपिटल गेन तो पहले का निकाल रहे ना, तो इंडेक्सेशन वगैरह क्या करना है वो सब पूरा मीटिंग करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि सी अगर कैलकुलेशन की मीटिंग में मुझे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो गलत है ना, मेरी इनकम, मेरा कैपिटल गेन, तो मुझे तो शामिल करो।
तो ये मीटिंग कंप्यूटेशन की हो रही है। एक्चुअली देख रहे हो, ए और एसएससी 2 मर्तबा मिले, पहली बार क्यों मिले थे इधर? नहीं, इधर मीटिंग का पर्पस क्या था कि हमको इंफॉर्मेशन मिला है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो अगर कुछ अच्छा बोल दिया तो छोड़ देंगे, नहीं तो गया तो हमसे। इधर यही एजेंडा था। अभी मीटिंग का एजेंडा क्या है? अब तो कैलकुलेशन करना है। अभी तो मालूम है कि गिल्टी माइंड है वो, तो उसका कैलकुलेशन करके ऑर्डर पास करना है। टेल मी, ये ऑर्डर में होता क्या मालूम है ना? कंप्यूटेशन ही होता है। मेरे को पता, इधर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? पहले जो तूने उन दिनों में इनकम दिखाई थी उसको बेस पकड़ लेंगे। सी, ऐसा नहीं कैपिटल गेन की चोरी पकड़ी है तो खाली उसी का टैक्स निकालो। पता है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए सब इनकम को इकट्ठी करनी पड़ती है। दिखाई हुई इनकम, छुपाई हुई इनकम, सब इकट्ठी कर दो, क्योंकि टैक्स इज अप्लाइड ऑन टोटल इनकम। कभी ऐसा सुना है सैलरी का अलग टैक्स निकालो, हाउस प्रॉपर्टी हेड वाइज थोड़ी टैक्स होता है, टोटल। तो मैंने पहले जो इनकम दिखाई हुई थी वो भी ले लेते, जो छुपाई हुई इनकम वो भी ले लेंगे, पूरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और बाद में मैंने उन दिनों में जो भरा था वो एडजस्ट करके बाकी का डिमांड कर लेंगे। ये देखो, कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा। पढ़, पास्ट में जो इनकम दिखाई थी वो तो ले लेंगे, कैपिटल गेन जो मैंने छुपाया था, मैंने कैपिटल गेन मेरे एग्जांपल का लिया है, वो ले लिया, और फिर जो भी मुझसे मांगना है डिमांड कर लेंगे। ऑब्वियसली मैंने पहले जो थोड़ा बहुत टैक्स भरा एडजस्ट करके बैलेंस से डिमांड करेंगे। ओके, और इसमें पेनल्टी वगैरह भी लगती है। तुम लोग पता है, इनकम छुपाते हैं ना तो उसकी पेनल्टी है अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए। तो ये ऑर्डर पास हो गया। अब गेस करो, ये ऑर्डर पास करने का भी कोई डेडलाइन होना चाहिए। 12 मंथ्स की डेडलाइन है, 12 मंथ्स में ऑर्डर पास करना है। अब लोग क्या सोचते हैं, हाँ 12 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेप? 143(2) बेच के उसको ऑफिस बुलाया था ना। सी, नॉर्मली अपने टाइमिंग सीक्वेंस में गिनते हैं ना। अरे टाइमिंग सीक्वेंस में तो गिनते हैं, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ऐसा ही जनरल टेंडेंसी होता है ना अपना। लेकिन इधर ऐसे मत करना। इधर पता है ऑर्डर पास करने का 12 महीना कैसे गिनना है? जिस दिन एसएससी को 148 नोटिस रिसीव हुई थी उस साल के एंड से, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज रिसीव्ड बाय द एसएससी। और 148 नोटिस मतलब कौन सा? स्टेप 2। स्टेप 1 तो 148A था। स्टेप 2 में जो नोटिस था ना 148, जिससे बोला था रिटर्न भरो, वो नोटिस उसको जब रिसीव हुई ना, उस साल के एंड से 12 महीना गिनना है। वो डेट से नहीं, वो डेट से साल को एंड करो, फिर 12 महीना। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 148 नोटिस? पहले डू एग्री, नोटिस अंडर 148 स्टेप नंबर 2 था। ये देखो, दिखा देता हूं। ये स्टेप 2 में था नोटिस अंडर 148। तो इसको बेस लेके हम लोग डेडलाइन क्यों गिन रहे मालूम है? गवर्नमेंट की फीलिंग समझो, उन लोग जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाह रहे हैं। और मेरे को बताओ, जल्दी से जल्दी 12 महीना खत्म करना है तो उसको एकदम फर्स्ट स्टेप से ही लेना चाहिए ना। आइडियली तो ये स्टेप से लेना चाहिए था, लेकिन स्टेप 1 कितनी बार ड्रॉप कर देता केस को। सी, स्टेप 1 में तो खाली ये डिसाइड हो रहा है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो पता रहता छोड़ दिया तो वो स्टेप तो मतलब ही नहीं है ना। एक्चुअल जो एसएससी का रीओपनिंग हो रहा है वो स्टेप 2 से हो रहा है। मतलब स्टेप 2 इज प्रैक्टिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीओपनिंग। ये शो कॉज नोटिस तो मियर फॉर्मेलिटी थी कि हम बोल रहे भाई हमको कुछ खबर मिली तेरे लफड़े की, क्या करना है, तेरा केस छोड़ देवे कि तेरी बैंड बजावे, वो बातचीत हो रहा है ना। एक्चुअल तो काम स्टेप 2 से हो रहा है। और अगर इसको बेस लेके गिनेंगे ना तो 12 महीना जल्दी एक्सपायर होगा। एंड गवर्नमेंट चाहते काम फटफट हो गए। बाकी गिनने में क्या, 12 महीना हम लोग इसको बेस लेके भी गिन सकते थे, लेकिन ये ठहरा स्टेप 3। स्टेप 3 लेट होगा तो 12 महीना और लेट जाएगा। और गवर्नमेंट का मेंटालिटी भाई ऑलरेडी एस्केप मतलब क्या है, चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा, ऑलरेडी हमने एक्शन लेट लिया है तो लेट में और लेट ना हो जाए। So in order that 12 months should expire fast, the counting is based on step 2. And don't count step 1 because this step is just a formality to decide whether to reopen or not. Actual reopening starts with step number 2. Okay.
तो बताओ 12 मंथ्स कैसे गिनोगे? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज इशूड, नहीं रिसीव्ड। क्योंकि सी जब तक एसएससी को नोटिस रिसीव नहीं हो ना, तब तक उसको फाइनल सिग्नल नहीं मिला कि मेरा केस खुला है। सी स्टेप 1 में एसएससी से बात हो रही है, मोटा मोटी उसको हिंट मिल गया कि मैं गया अभी, लेकिन एक्चुअल जब तक देखना 148 एसएससी के हाथ में फॉर्मली नहीं आता ना, एसएससी फॉर्मली उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक। जबकि स्टेप 1 में उसने हुल भी दे दिया होगा, अभी देख तेरी कैसे पिटाई होने वाली, देख तो छुपा के बैठा था ना, उसको हिंट मिल गया है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेप 2 में आ रहा है। और इसलिए तो लॉ क्या बोल रहा है, जिस दिन एसएससी के हाथ में नोटिस अंडर 148 आया, डैट मीन एसएससी को फॉर्मली मालूम पड़ा कि गया अब तो मैं गया। वहां से 12 महीना गिनना, उस दिन से नहीं, उस साल के एंड से। अब मैं ना कुछ नया नॉलेज नहीं दे रहा हूँ बैलेंस लेक्चर में, जो अपने किए ना उसको एक प्रॉपर शेप दे रहे ताकि तुम लोग याद कर पाओ। तुमको प्रोसीजर समझ गया है कि मोटा मोटी 4 चीजें स्टेप 1 में हम डिसाइड करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और अगर डिसाइड किया कि उसकी बैंड बजानी है तो उससे रिटर्न भरवाओ, है ना। स्टेप 2 में नोटिस अंडर 148 बेच के फिर उसको खुद को मंगवा लो, फिर बातचीत करके ऑर्डर पास कर दो, मोटा मोटी ये। लेकिन इसमें कितने सारे टाइम आ गए। हाँ बराबर, सी ये 12 मंथ्स हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग गिनेंगे तो टाइम कम ही हो जाएगा ना, बराबर है। और लॉ ने जानबूझ के ऐसा किया है, 12 मंथ्स को तुम लोग क्या है, एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा, फिर तीसरे के बाद 12 मंथ्स और लंबा जाएगा ना। और कानून ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, ये 12 मंथ्स को जल्दी खत्म करवाने के लिए गवर्नमेंट ने उसका काउंटिंग बिगिनिंग से रखा है। बिगिनिंग ऐसे स्टेप 1 है, लेकिन स्टेप 1 में बहुत बार केस खुलता ही नहीं है ना, तो बिगिनिंग प्रैक्टिकली स्टेप 2 है, और स्टेप 2 वाला ही तो नोटिस है ना। बेसिकली लॉ डजंट वांट टू गिव मोर टाइम so that assessing officer will work efficiently, फास्ट। करो रिकैप करो सब टाइम्स को, मैंने अपनी स्टाइल से कुछ बनाया। देखो ये देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्या था, मेरा एग्जांपल लेके चलो तो मजा आएगा। मेरे एग्जाम्पल 21-22 में शिरीष सर ने प्रॉपर्टी बेचा था, कैपिटल गेन कमा के दिखाया नहीं था, तो कल्प्रिट ईयर मेरा वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्योंकि उसको प्रॉपर्टी बेचा था और उसका एवाय था अगला साल, जब मुझे रिटर्न में दिखाना था, लेकिन मैं चोर था, मैंने दिखाया नहीं, और मेरी चोरी तुरंत नहीं मालूम पड़ी। तुरंत मालूम पड़ता तो रेगुलर असेसमेंट हो जाता ना। सी गवर्नमेंट का भी फर्स्ट प्रायोरिटी रेगुलर असेसमेंट है, लेकिन उसके लिए तुरंत मालूम पड़े तो। लेकिन लेट्स अज्यूम उन लोगों को टाइम पे मालूम नहीं पड़ा, टाइम निकल गया, लेट मालूम पड़ा, तो देखो पहले क्या किया उन्होंने, 3 साल के अंदर मुझे शो कॉज नोटिस भेजा। तो सी एक्चुअली ये जो मैंने बनाया ना, ये पूरा 3 साल का फ्रेम है, और बीच में ये जो ये किया ना, ये मैंने ऐसे कुछ भी रैंडमली कर दिया है कि 3 साल के विद इन कभी भी शो कॉज नोटिस आ सकता है। ये तो खाली ऐसे डॉट क्यों बना है, मतलब एग्जैक्टली 3 साल के डेड एंड पे थोड़ी आएगा। 3 साल तो 31 मार्च को एंड होगा, तो ऐसा थोड़ी कि 31 मार्च को ही भेजो, पहले भी तो आ सकता है ना। इससे देखो मैंने कुछ दिख रहा है ना एस्ट्रिक मार्क जैसा, ऐसा रैंडमली कहीं पर भी किया है कि विद इन 3 ईयर्स कभी भी मुझे क्या आएगा, नोटिस अंडर 148 है। फिर 3 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, मतलब वो इधर आ गया, 3 ईयर्स इधर तक हो गया, प्लस 3 मंथ्स। इस पीरियड में एक और नोटिस क्या आएगा, नोटिस अंडर 140, उसमें लिखेंगे रिटर्न भरो। रिटर्न भरवाने का लॉजिक क्या था, केस रीओपन हो रहा है, चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा था, केस बंद हो गया था, अब बंद केस को खोलेंगे तो वापस से रिटर्न से शुरू करो। और ये रिटर्न मैंने क्या, लोग ऐसे टाइम पास में सेम रिटर्न पकड़ा देते, लेटर भी दे दे, वही रिटर्न पकड़ लो मेरा, है ना, या फिर शराफत से रिटर्न भी फाइल कर देते वो लोग। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या होगा बताओ, इसके बाद इस नोटिस में अपने रिटर्न भरने का बोला गया है, कितने टाइम में रिटर्न भरना है, ढंग से आंसर देना। ये नोटिस में लिखा होगा रिटर्न भरो, कितने टाइम में रिटर्न भरना है, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इट कैन बी 20 days, 30 days, एनीथिंग, बट दे कैन गिव यू मैक्सिमम 3 months टाइम फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस नोटिस वॉज इश्यूड। ये दो फीलिंग लेने के लिए मैंने बना के रखा इधर, एरो देख रहे हो तुम, एरो को फील करो, डायरेक्शन फील करो। नोटिस अंडर 148
मंथ दिख रहा है, मंथ, जिस मंथ में इश्यू हुआ था, इधर इश्यू वर्ड है, रिसीव्ड वर्ड नहीं, इश्यू, इश्यू। जैसे इनकम टैक्स वाले ने इश्यू कर दिया था कुछ 6 मई को, तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न भरने का कितना टाइम मिल सकता है? एंड ऑफ द मंथ और मई को एंड कर दो, उसके बाद जून जुलाई अगस्त, तो इतना मैक्सिमम टाइम मिलेगा। बट आई रिमाइंड यू, इट्स अ मैक्सिमम टाइम विच ही कैन अलाउ। बाकी वो सन की ये होगा ना तो बोलेगा मुझे 15 दिन में तेरा रिटर्न चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं, चाहिए मतलब चाहिए। बट एट द मोस्ट ही विल गिव मैक्सिमम 3 मंथ्स टाइम। ओके, सब रिपीट हो रहा है, लेकिन ड्राइंग के थ्रू है ना अपने माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर होगा। ओके ओके, फिर ये टाइम किसके लिए मिला? रिटर्न फाइल करने के लिए। और मैंने अच्छे बच्चे की तरह रिटर्न भर दिया। और ये देखो, ये डॉट का मतलब क्या दिख रहा है? ऐसे ही 3 महीने का अगर विंडो मिला है, 3 महीने का विंडो मिला है, तो उस दरमियान कभी भी भर दिया होगा। तो मान लो ये डेट को भरा, अब रिटर्न भरने के बाद क्या होगा? अब स्टेप 3 में आना, रिटर्न भरने के बाद ऑफिस बुलाएंगे ना, उसके लिए नोटिस 143(2) होती है, उसका टाइम बताओ। ये तो गए लेक्चर में भी टाइम आया था, रेगुलर असेसमेंट क्या था? विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच दिस नया वाला रिटर्न इज फाइल्ड। नया रिटर्न मतलब रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस। तो ये देखो, ये रिटर्न जिस ईयर में भरा, देख मैं ईयर को कुछ कर रहा हूं, जिस ईयर में रिटर्न भरा है उसके ठीक 3 महीने में नोटिस अंडर 143(2) रिसीव हो जानी चाहिए एसएससी को। ही शुड बी सर्व्ड विद दिस नोटिस। याद है, इधर रिसीव हो जानी चाहिए। बाकी सब नोटिस का इन लोग क्या है? इशू कर दो, इशू कर दो, इशू कर दो, मिलेगा बाद में चलेगा, इशू कर दो। लेकिन ये नोटिस मेक श्योर कि उसे रिसीव हो जाए। ओके, और कैसे गिनना है? 3 months फ्रॉम, ये देखो, ये एक्चुअली ये एंड ऑफ द ईयर हो गया, ये ईयर है और वो एंड ऑफ द ईयर हो गया। एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, विच रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस। अब अगला स्टेप क्या है? ये 143(2) भेजा, बातचीत होगी। इस मीटिंग में कैसी बातचीत होती? कंप्यूटेशन बातचीत, कंप्यूटेशन बातचीत होगी। अब इसमें बातचीत होने के बाद ऑर्डर पास होगा, उसका टाइम क्या था बताओ? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से ये 12 months का टाइम लोग गुफअप करते हैं इसमें। ऑर्डर जो फाइनल पास होगा उसको बोलते हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर in which notice under 148 was received by the assessee। ये देखो इधर था ना, नहीं इधर रिसीव्ड से गिनना है। मतलब 148 नोटिस जब असेसी को, ऐसा एक्टिंग किया था ना, असेसी को जब एक्चुअली वो चिट्ठी रिसीव होती है ना, तब उसको लगता है अब तो मैं फॉर्मली गया। ऐसे स्टेप 1 में शो कॉज में मुझे हिंट मिल गया था, अभी तो बैंड बजने वाली है। लेकिन स्टेप 2 में जब 148 रिसीव हुआ तब उसको लगा कि फॉर्मली गया, तो वहां से गिनना है ना। तो उसको सोचो ड्राइंग में मैंने कैसे पेश किया, देखना जरा, मस्त चीज की यार। ये देखो, ये नोटिस रिसीव्ड वाला ईयर पकड़ो और उसको एंड करके 12 महीना गिनो, और वो 12 महीने में ऑर्डर पास होना चाहिए। देखा, पूरा सब कनेक्टेड रखा है, मतलब कोई भी लूज एंड नहीं है, पूरा बांध के रखा हुआ है। तो सी इधर एक क्लैरिटी आलू में, ये 3 महीना क्या था बताओ? एक क्लैरिटी मिलेगी। रिटर्न भरने के लिए मैक्सिमम 3 महीने की मोहलत देगा। ऐसे तो जितने टाइम में बोले उतने टाइम में भरो, बट मैक्सिमम 3 महीने की मोहलत देगा। वो 3 महीना कैसे गिना था? इशू डेट से, वो रिसीव डेट से नहीं था। जब नोटिस इशू हुई उसका मंथ एंड, देखो मंथ लिखा है। और अभी ये जो गिन रहे 12 महीना नीचे वाला, वो असेसी को रिसीव कब हुआ था? क्योंकि जब तक असेसी को रिसीव हुआ नहीं तब तक एक्चुअली केस खुला ही नहीं है। वो लोग कुछ भी अपने ख्याली पुलाव पका रहे ऑफिस में बैठे, उससे थोड़ी होता है। असेसी को रिसीव हुआ ना, वो मेन है। तो उधर से अपने 12 months गिने इधर। ओके, और इधर मंथ बेस लिया था, इधर ईयर को बेस लिया था। सी इसके ऊपर तुम लोग थोड़ा R&D करके खुद अच्छी तरह लिख दोगे ना, इतना टाइम का क्लैरिटी है, एटलीस्ट इट विल बी सिंपल फॉर यू। बाकी याद तो करना ही पड़ेगा। और एक अच्छी चीज नोटिस की, सब 3-3 के आंकड़े में ही आ रहा है। अरे सब पहला स्टेप था, इसे मैं 4 स्टेप्स को है ना मैं हाईलाइट कर, देखो ये अपना स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 3 ये रहा। देखो मैंने ब्लैक फॉन्ट यूज किया, उधर ब्लैक कलर है। स्टेप 4 ये रहा,
तो ये 4 स्टेप्स है। सी, इससे ज्यादा टाइम सिंपल नहीं हो सकता, इसे सब टाइम दिख रहा है। ओके खाली देखो ये है ना, मेरे को गारंटी सबको याद रहने वाला है। आगे लफड़े जिधर कांड होंगे इधर है। तो एक बार इसका मेरे को बताओ मेरी तसल्ली के लिए, ये 3 महीना क्या था, रिटर्न भरने के लिए वो इससे ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करेगा। बाकी उसके मूड पे 10, 15, 20 दिन कुछ ही बोल सकता है, बट मैक्सिमम ही कैन अलाउ 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वॉज इश्यूड 148। फिर हम रिटर्न भरेंगे उसके, हाँ ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो गए लेक्चर में भी आया था। 143(2) का टाइम क्या, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपना ये 148 रिस्पॉन्स का रिटर्न इज फाइल्ड। फिर ये भी थोड़ा गड़बड़ होता है, ध्यान देना। ऑर्डर शुड बी पास विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच 148 नोटिस इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। ओके खत्म हो चुका है, एक अलग रूप है। अभी तुम लोग बताओगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका टाइम बोलना 3 years/ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट EY। 5 years कब होता है, इफ एस्केप्ड इनकम 50 lakhs और मोर। ओके ये नोटिस में इन लोग बोलते क्या है, शो कॉस्ट। ये देखो शो कॉस्ट, कितने टाइम में शो कॉस्ट, टाइम विल बी स्पेसिफाइड, उतने टाइम में शो कॉस्ट कि तेरी बैंड क्यों ना बचे, यू गिव रीजन। ओके फिर ये स्टेप का इसका टाइम क्या है, 3 years/5 years प्लस 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट EY। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला गेम है। और इसमें करना क्या अपने को, रिटर्न भरना है। इधर शो कॉस्ट करना था, इधर क्या करना है, रिटर्न भरना है। कितने टाइम भरना है, स्पेसिफाइड टाइम, बट ही विल नॉट स्पेसिफाई मोर देन 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस अंडर 148 इज इश्यूड। सी दिस रिक्वायर्स रिपीटिशन, आई नो इट्स अ रिपीटिशन बट इट रिक्वायर्स। फिर ये नोटिस में इसका टाइम क्या था, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इतने टाइम में ये नोटिस रिसीव हो जाने चाहिए, रिटर्न को भेज लेके 3 महीना। और ये नोटिस में लिखा क्या होता है, अटेंड द ऑफिस। ये देखो सी अपने को करना क्या है वो इधर लिखा है मैंने, है ना, टाइम लिमिट बीच वाले कॉलम में। और इसका अटेंड कब करना है, स्पेसिफाइड टाइम। वो इन लोग बोल देंगे गुरुवार के दिन 4 बजे 5 बजे मिलने आ जा, कोई भी डेट बोलेंगे। फिर ऑर्डर कितने टाइम पास होगा, बता, हिम्मत है तो इसका आंसर 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। इधर भी रिसीव्ड वर्ड था, और इधर तो कुछ अपने को नहीं करना, ऑर्डर पास होगा ना, खत्म, ये ब्लैंक है। होमवर्क की परंपरा निभानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क। दोनों होमवर्क ईमानदारी से करना, पाप लगे या नहीं करोगे तो पहले बता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान देख रहा है। दोनों होमवर्क करके आना। अरे एक सेकंड, अपना स्टेटस खाली बता दो, अपना क्या बचा क्या इसमें, ये नोट्स कुछ ओटी गदर करके कुछ ओटी गदर, वो क्या है बता, ये बाकी है। बाकी अपना ये 3 पार्ट अच्छी तरह हो चुका है, एकदम तगड़ा कर देना प्लीज, एकदम रट डालना पूरा। ओके एक सेकंड सी, इसको कुछ डाउट है, उससे रिलेटेड पुराने जमाने में कुछ होता था, अभी तो क्या है, इसके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं याद है मैंने बताया, ये बोला था अपने को जब शो कॉज नोटिस मिलता है ना, साथ में ये लोग इंफॉर्मेशन भी अटैच करके भेजते हैं। क्या लिखते हैं उसमें, अरे इंफॉर्मेशन मतलब तेरी कौन सी खबर हमको मिली थी। शो कॉज नोटिस इज अटैच विद द रफ सीए वाला जो भी इंफॉर्मेशन है वो अटैच करके भेजते हैं। और एक चीज क्लैरिफाई करता हूं, ये नोटिस भी जब आता है ना, इसमें पिछले स्टेप में जो ऑर्डर पास किया था ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उसका भी कॉपी अटैच होता है। मतलब ये दोनों नोटिस अटैच में, बोल दो ना प्लीज, सॉरी थोड़ा मैंने बोला था लेकिन उस पर हैमरिंग नहीं हुआ था। इसमें क्या अटैच होके आता है, इंफॉर्मेशन जो उनको मिली थी तेरे चोरी की, वो अटैच होता है। और ये वाले नोटिस में प्रीवियस स्टेप का ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर का कॉपी ये अटैच होके आता है। ओके बाद में कुछ अटैचमेंट जैसा नहीं था। ओके तो बाय रिवाइज करके आना, विल मीट टुमारो, बाय।